हाँ जी, तो एथिक्स पीवाईक्यू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो पेपर के बारे में बता देता हूँ। पेपर आसान तो नहीं था, पेपर टफ था, लेकिन अच्छी बात यह कि पेपर रेलेवेंट था। देखो, टफ तो कोई भी बना सकता है। अभी मुझे आप बोलोगे 200 नंबर में से 30 नंबर भी नहीं लाने दूंगा, तो वो वाली बात हो जाती है कि वो तो मूर्खता वाली बात हो गई कि कहीं से भी उठा लिया, कुछ भी पूछ लिया, आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया या फिर इरेलीवेंट चीज़ें पूछ ली। वो कोई मतलब नहीं है। जब आप कोई पेपर एनालिटिकल पूछते हो लेकिन रेलेवेंट पूछते हो, सोचने पे बच्चा मजबूर हो रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बच्चे को है तो वो अप्लाई कर पा रहा है, तो वो हमें जस्टिफाइड है कि हाँ भाई आरपीसी सही डायरेक्शन में जा रही है। तो पेपर डिस्कशन के मुख्यतः 3 अपने उद्देश्य हैं। पहला तो ये कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि यार आपने किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया है, क्या आपने सही डायरेक्शन में किया है या नहीं किया है, तो एक तो वो पता लगेगा। बहुत सारे पेपर डिस्कशन आ चुके हैं लेकिन वो मतलब ऐसे कर रहे हैं जैसे प्री का पेपर सोल्व करवा रहे हो, तो उससे पार नहीं पड़ेगी भाई अपनी। दूसरा ये कि आप आगे जो तैयारी करना चाह रहे हो वो किस डायरेक्शन में जानी चाहिए। देयर इज ए फेमस कोट कि इफ यू डोंट नो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम यू कैन नॉट अप्रिशिएट वेयर आर यू गोइंग। जब आपको आपका पास्ट पता नहीं है, आरपीएससी का पास्ट आपको पता नहीं है, तो आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, उन बुक्स को कैसे पढ़ना है, कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, टेस्ट सीरीज में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वो नहीं कर सकते आप। और थर्ड एक ये भी पर्पज है कि क्या एज कनेक्ट यूल्स, बहुत सारे हमारे कनेक्ट के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने रिपा कोर्स लिया था, टेस्ट सीरीज ली थी, क्या हमने आपके साथ जस्टिस किया या नहीं किया, वो भी अपन थोड़ा बहुत देख लेंगे। और पिछले 5-6 दिन में टीम यही कर रही है, हर जो पेपर है उसका सॉल्यूशन हम डिटेल में बना रहे हैं, उसके सोर्सेज हम खंगाल रहे हैं, और हमारे से क्या क्या मैच हुआ है वो भी हमने देख रहे हैं, ताकि हम क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं नोट्स में, क्या क्या हमने अच्छा किया है, क्या क्या कमियां है, वो सारी चीजें हम करके रेक्टिफाई करके आपको और अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सके। यदि आप सेल्फ स्टडी में भी बिलीव करते हो, आजकल थोड़ा नैरेटिव ज्यादा चल रहा है कि भाई कोचिंग का रोल खत्म हो गया, हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसे पेपर्स में कोचिंग का रोल बढ़ता है। ठीक है, ये बात गलत भी लग सकती है कुछ लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं, इस पर मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा, अच्छे से फैक्चुअली मैं आपको बताऊंगा, लॉजिकली आपको बताऊंगा कि क्यों अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिसने राइट फ्रॉम द डे वन क्वेश्चनिंग को पे क्वेश्चन मार्क लगाया है, क्वेश्चनिंग को चैलेंज किया है, तो हमारा एनालिटिकल या क्रिटिकल थॉट्स डेवलप ही नहीं हो पाए, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को बिना किसी गुरु की सहायता के मुश्किल होता है हमारे लिए करना। खैर वो दूसरा टॉपिक है, उस पर अपन अच्छे से बात करेंगे, कोचिंग जरूरी या नहीं है। लेकिन यदि फिर भी आप डिटरमाइंड हो, यदि आपको लगता है कि हाँ आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तो भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सेल्फ स्टडी में भी आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कौन से सोर्सेज आपको लेने, वो भी क्लियरली आपको पता लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। 2 मार्कर क्वेश्चन में ज्यादा स्कोप नहीं है एक्सप्लेन करने का चीजें, तो जल्दी जल्दी अपन करेंगे। 5 और 10 मार्कर क्वेश्चन जो एनालिटिकल थे उनको अपन अच्छे से देखेंगे कि किस तरीके से उनको सोल्व किया जा सकता था। सम्यक चरित्र, अब देखो ये कनेक्ट के सोर्स बताना जरूरी है, क्योंकि वही वाली बात है कि किसी बच्चे ने ट्रस्ट करके हमें कुछ पैसे दिए, पे किया है, उनके वजह से हमारी रोजी रोटी चल रही है या फिर ये कनेक्ट का ऑफिस चल रहा है, उनको भाई प्रूफ देना जरूरी है कि हाँ भाई हमारे नोट से, हमारे क्वेश्चन बैंक से चीजें मैच हुई है। तो क्वेश्चन बैंक का पेज नंबर 13 है, वो आपके पेज नंबर अलग होगा क्योंकि उसमें पीवाई के ऊपर मर्ज थे, तो वो पीडीएफ का पेज अलग हो सकता है। एथिक्स का पेज नंबर 99 है। थोड़े थोड़े मैं कुछ कुछ प्रूफ दे देता हूँ, पूरे तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि फिर टाइम खिंच जाता है, लेकिन आप ट्रस्ट कर सकते हो, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप अच्छे से कनेक्ट के नोट्स में खंगाल सकते हो, चीजें मिल जाएगी आपको। मैं बता रहा हूँ कि 56 मार्क्स के आप आराम से सोल्व कर सकते थे, आराम से नहीं मतलब एनालिटिकल थे, लेकिन कंटेंट 56 मार्क्स का अपने था, बाकी जो बचे हुए मार्क्स हैं 9 मार्क्स हैं उनका कंटेंट अपने नहीं थे। एक 2 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 5 नंबर का पैराडॉक्स ऑफ हेडनिज्म, वो मैंने नोट्स में कवर नहीं करवाया था। नोट्स पर जब मैं बना रहा था मैंने सोचा इतना डीप में तो नहीं जाएगा, लेकिन बिल्कुल हम भी गलत होते हैं कभी कभी। हालांकि चाहे वो पब्लिक प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो, चाहे पेड कोर्सेज, में हमेशा ये क्लेम करता हूं कि भाई मैं 65 नंबर का एथिक्स नहीं पढ़ाता, मैं 55 से 60 नंबर का एथिक्स पढ़ाता हूं, क्योंकि फिलोसोफर की यदि हम बात करें, जैसे एच एफ ब्रेडले का आया था माई स्टेशन माई ड्यूटीज, और वो इतने सारे फिलोसोफर से, तो वो कॉस्ट बेनिफिट काफी पुअर हो जाता है। अब देखो हमारा काम ये नहीं कि आपको भाई भर भर के कंटेंट दे दो, तो फिर वो आप खुद जस्टिस नहीं कर पाओगे। तो मैंने टीम को क्लियरली इंस्ट्रक्ट कर रखा है कि भाई यदि 65 नंबर का कोई सब्जेक्ट है तो उसको मैक्सिमम 2 गुना कर लो, 3 गुना मैक्सिमम कर लो, इससे ज्यादा नोट्स नहीं होने चाहिए। तो 65 इंटू 2 जैसे अपन देखते हैं तो लगभग 130 पेज हो गए, तो अपने एथिक्स के जो नोट्स हैं वो 132 पेज के थे, तो मैंने वहीं तक लिमिट किया। अब मैं सारे फिलोसोफर्स भर दूंगा, आप इतना याद नहीं कर पाओगे, रिटेन नहीं कर पाओगे, इसके चक्कर में इंपॉर्टेंट चीजें छूटेगी, तो बात घूम के वहीं आ जाती है कि आप पढ़ तो ज्यादा रहे हो लेकिन लिख कम रहे हो, तो उससे नुकसान और होता है। तो लिमिटेड कंटेंट में कुछ कुछ चीजें छूटेगी, लेकिन एक चीज मैं गारंटी देता हूं, कहीं से भी आप
इतना भी मैं बोल रहा हूं कि आप सेल्फ स्टडी करो या फिर कहीं से भी आप पढ़ो, यदि आप वहां से 20% कर रहे हो तो कनेक्ट से 40% ही करोगे। इतनी हम रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, इतना हम रिसर्च करके आते हैं, इतनी हम मेहनत करके आते हैं। कहीं पे यदि पेपर आसान आता है, कहीं से आप 60% का अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो यहां से 80% का अटेम्प्ट करोगे, ये मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूं। चाहे अगले वाले एग्जाम में भी आप देख लेना। हाँ, पेपर टफ आ रहा है, एनालिटिकल आ रहा है, किसी से नहीं हो रहे, तो वहां पे भी परसेंटेज डाउन होगा। वहां 10% कर पा रहे हो तो भी यहाँ पे 20% करोगे आप। और आंसर राइटिंग का रोल आपको समझ में आ ही गया होगा। आंसर राइटिंग सीरीज अपन ने अच्छे से चलाई थी, आपको पता ही लग गया होगा कि आंसर राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंस होती है। 10 मार्कर क्वेश्चन, इवन 5 मार्कर क्वेश्चन में आंसर राइटिंग की इंपॉर्टेंस पता लगने लग गई आप लोगों को। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा थोड़ा कंट्रोल ऑफ ही कर लेते हैं अपन। पहला क्या था, सम्यक चरित्र वाला क्वेश्चन था, तो ये अपने नोट्स में, तो ये जो जैनिज्म का पार्ट था, जैनिज्म में, एक मिनट में इसको, ठीक है, तो जैनिज्म जब अपन ने पढ़ा था तो रत्नत्रय अपन ने पढ़ा था, 3 पार्ट टू सॉल्वेशन, और उसमें सम्यक चरित्र था। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना ही लिखना था, राइट कैरेक्टर और 1-2 एग्जांपल देने थे। ठीक है, तो एग्जांपल्स वगैरह तो जब हम एथिक्स का कोर्स को पढ़ते हैं तो डिस्कशन बहुत सारा होता है अपने, तो वहां से अपन, जैसे आप राइट कैरेक्टर में तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, जो अच्छा चरित्र है उसमें तो अपने पास बहुत सारे एग्जांपल्स है, तो जैसे भगवान राम, महावीर, बुद्धा, किसी का भी दे सकते हो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या था, जैन धर्म का था, रत्नत्रय में से एक, 3 मार्गों में से एक मार्ग था, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में इसका मीनिंग क्या है, देखो ओरिजिन आपने बता दिया, मतलब आप तुक्के नहीं मार रहे हो। ध्यान रखना, पेपर कितना भी एनालिटिकल आए, लेकिन आरपीएससी को फैक्ट्स देने ही पड़ेंगे आपको। फैक्ट से क्या होता है, क्योंकि देखो ऐसे पेपर में ना सब लोग भर के जरूर आते हैं, और मैं भी ये रिकमेंड करूंगा कि जब पेपर टफ आता है तो क्वेश्चन मत छोड़ के आओ, थोड़ा बहुत तुक्का लगा के कुछ कुछ लिख के आओ। क्यों? क्योंकि सही में सही कंटेंट तो बहुत कम लोग लिख के आए, तो आरपीएससी को मार्क्स देने का स्कोप ही बहुत कम है। यदि सच में मार्किंग टफ हो ना, तो इस पेपर में 100 भी कट ऑफ नहीं जाएगी, तो थोड़ी सी लिबरल मार्किंग करने की कोशिश करेंगे कि भाई कुछ तो लिखा है इसने, है ना। 10 मार्कर क्वेश्चन में, 5 मार्कर क्वेश्चन में सटीक तो कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे ऐसे पेपर में, तो वहां पे कुछ कुछ लिख के आओगे आप, तो वहां पे वो देखता है कि यार आप प्योर तुक्का लगा रहे हो या फिर आपकी जो नॉलेज है जो आप लिख रहे हो उसका कोई सोर्स है। जैसे ही आपने रत्नत्रय या जैन धर्म लिखा, उसको ये पता लग गया कि यार आपको कंसेप्ट के बारे में पढ़ा तो हुआ है आपने, हाँ, क्योंकि आपने उसका ओरिजिन या सोर्स दे दिया, तो फैक्ट्स तो आपको लिखने ही लिखने। ठीक है साहब, फिर सम्यक चरित्र का मतलब बता दिया आपने कि सम्यक चरित्र का मतलब सही चरित्र अथवा सही आचरण, मतलब राइट कैरेक्टर एंड राइट कंडक्ट। राइट कैरेक्टर होगा तो कंडक्ट भी करेक्टर होगा, सही होगा। उसके बाद में आपने एग्जांपल दे दिए। ठीक है, तो इस तरीके से 2 मार्कर में हम हमेशा बोलते हैं कि 3-4 लाइन आप लिख के आ जाओ, इतना स्पेस होता है, 4-5 लाइनें वहां देते, 3-4 लाइनें लिख के आ जाओ, तो आपके 2 नंबर 1.5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटीज, अगेन ये अपने नोट्स में नहीं था, अब इनके हमने ये वाले सोर्स भी दिए स्टैंडर्ड सोर्स, जैसे इग्नू का यूनिट 13 थी, ये भी इग्नू का था। ठीक है, नहीं नहीं, ये इग्नू का नहीं था, ये एमपी सेट जो अपनी मध्य प्रदेश की जो एससीटी एग्जाम्स होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें ये पूछा हुआ था माई स्टेशन एंड ड्यूटीज। हालांकि अगेन बहुत सारे फिलोसोफर से उतना मैं कवर कर नहीं पाया, तो इसके लिए मैं अपने स्टूडेंट से माफी मांगता हूं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। तो अगली बार से मैं ये एक काम करूंगा कि फिलोसोफर्स और अपन पढ़ लें, क्योंकि स्टैटिक वाले नोट्स अपने लगभग कंप्लीट हो गए, अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप हो गई है, फिलोसोफर्स को मैं और कवर कर लूंगा, मैं इंश्योर करूंगा कि फिलोसोफर से भी नहीं छूटे। ठीक है, तो ये एच एफ ब्रेडली साहब का था। जैसे ही आप एच एफ ब्रेडली साहब लिखोगे, वो निश्चिंत हो जाएगा कि यार इसको पता है, सोर्स पता है, ये तुक्का नहीं मार रहा। उसके बाद में आप चीजें लिखोगे, उसका आपको एडिशनल नंबर मिल जाएगा। तो अब ये तो आप आंसर पढ़ लेना, इसमें तो समझाने वाला कुछ है नहीं। वही है, इंटरलिंक कर सकते हो आप टॉपिक से, कि जो एच एफ ब्रेडले का माई स्टेशन एंड ड्यूटीज थी, वो इंडियन फिलोसफी में अपन देखें तो स्वधर्म से रिलेटेड है ना भाई। माई स्टेशन का मतलब हुआ मेरा पद, समाज में मेरा स्थान क्या है, और ड्यूटीज मेरे कर्तव्य क्या है। तो बस स्वधर्म भी तो यही बोलता है कि आप अपने कर्तव्य को अच्छे से निर्वहन करो, दूसरों के कर्तव्य पे ताकाझाकी मत करो, उनके कर्तव्य पे आपका कोई अधिकार नहीं है, फिर वो पराधर्म हो जाता है। तो ये स्वधर्म से रिलेटेड, तो आप इससे भी रिलेट कर सकते थे। हालांकि एच एफ ब्रेडले और ये एक्सप्लेन कर दोगे तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। सिंपल से फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। ठीक है साहब, फिर आते हैं दुख निरोध मार्ग, ये भी अपन ने अच्छे से लेक्चर में भी पढ़ा था और अपने नोट्स में भी अच्छे से कवर्ड है। अगेन अब देखो, ये बार बार मैं ये नहीं करूंगा कि ये नोट्स, एक मिनट सॉरी, मैं एक बार देख लेता हूँ इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना। हाँ, सब कुछ सही है। तो बार बार ये बात बोलने का कोई फायदा नहीं है कि भाई नोट से आए, तो मैंने आपको बता दिया कि 56 नंबर के आप आराम से सोल्व कर सकते हैं आउट ऑफ 65। ठीक है, तो अब जैसे ये दुख निरोध मार्ग है, तो मुझे पता है क्लियरली कि जब मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा था, नोट्स में यही सी अपने, तो मग्गा बोला था अपन ने, निरोध बोला था, निरोध का मतलब मैंने समझाया था। तो ये इसमें था मग्गा पार्ट टू सीजन, निरोध का यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझाया था।
है ना। फोर्थ नोबल ट्रूथ था पार्ट 2 सीजेशन ऑफ द सफरिंग, ये हिंदी में भी है, सारे नोट्स अपने हिंदी में भी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से अपना, तो वही अगेन ओरिजिन देना है कि भाई 4 नोबल ट्रूथ में से एक था, ये लास्ट वाला नोबल ट्रूथ था। तो मैंने आज वो मीम भी तो शेयर की थी ना कि भाई बुद्ध भगवान ने 40 दिन की एनलाइटमेंट के बाद में पहला जो उनको जो नोबल ट्रूथ आया वो आया कि भाई लाइफ झंड है, जिंदगी झंड है। तो ये वाली चीज थी। फोर्थ नोबल ट्रूथ हो गया इसमें। अब इसको मार्ग जो था ना उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो। क्या मार्ग बताया था? अष्टांगिक मार्ग बताया था। जिस मार्ग पे चल के दुखों का निवारण होगा वो अष्टांगिक मार्ग था। तो आप डायग्राम बना सकते हो, 2 मार्क का क्वेश्चन नहीं बनाते तो भी चलता है, इतना नहीं लिखना था। 4 नोबल ट्रूथ में वन ऑफ द नोबल ट्रूथ था, और बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है ये, और अष्टांगिक मार्ग इसको सोल्व करता है। इतने में आपके 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है साहब। वर्च्यू एज ए मीन, ये तो मतलब सबको ही पता है, एरिस्टोटल का गोल्डन मीन का प्रिंसिपल है। वर्च्यू 2 एक्सट्रीम्स के बीच में लाई करती है। इनके एग्जांपल्स भी अपने नोट्स में थे, एग्जैक्टली वहीं से उठाए हैं। जैसे पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी भी एक वर्च्यू है, फ्लेटरी है, एक तो आप चापलूसी कर रहे हो पॉलिटिशियंस की, और एक आप घृणा कर रहे हो पॉलिटिशियंस से। आपको दोनों ही नहीं करना है, न तो उनसे घृणा करनी है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, नहीं उनकी चापलूसी करनी है। आपको पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना है, आपको गवर्नमेंट इन द पावर के जो भी ऑर्डर्स हैं उनको मानना है, और पब्लिक वेलफेयर के लिए आपको काम करना है। तो टीएन सेशंस आपका एक कोट है, आई डोंट हेट पॉलिटिशियंस, आई हेट बैड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, 2 मार्कर का क्वेश्चन, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप एरिस्टोटल को जरूर लिखो यहाँ पे। देखो कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं तो उसका कुछ मसाला होता है। एथिक्स का मसाला मैंने आपको क्या बताया था, एक तो वैल्यूज एंड वाइसेज, भर भर के वैल्यूज वाइसेज का आपको पूरे पेपर में यूज करना पड़ेगा, स्पेशली जब एनालिटिकल पेपर आता है। तो 5 और 10 मार्कर क्वेश्चन में जब कंटेंट हमें खुद से चूज करना पड़ता है नोट्स में से, तो वैल्यूज बहुत काम आती है, पहली बात। दूसरा पर्सनैलिटी, चाहे वो फिलोसोफर्स वर्ल्ड के हो चाहे इंडिया के फिलोसोफर्स हो, वो भी बहुत काम आते हैं। आपको बार बार एरिस्टोटल, सोक्रेट्स, प्लेटो की बात करनी पड़ेगी, आपको बार बार गीता, गांधी, विवेकानंद की बात करनी पड़ेगी, तब जाके आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको एडमिनिस्ट्रेशन से इनको रिलेट करना पड़ेगा एग्जाम में। तो दूसरा मसाला ये था। और तीसरा मसाला क्या था? सिलेबस। आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करनी पड़ेगी, आपको क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस की बात करनी पड़ेगी। ये सब टर्मिनोलॉजी जो सिलेबस की है उनको आपको करना पड़ेगा। मैंने एक सेशन भी लिया था यूट्यूब पे, मेरा बच्चा है तू नाम से, कि एग्जामिनर को आपका आंसर पढ़ के ये फील आ जाना चाहिए कि यार ये तो एथिक्स का स्टूडेंट है, ये तो फिलोसॉफी का स्टूडेंट है यार, ठीक है। तो ये अपने को एरिस्टोटल यहाँ पे लिखना ही था, बिल्कुल लिखना था। वर्चुअलाइज बिटवीन टू वाइसेज, मॉडरेशन में होती है, प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन हिंदी में पढ़ लेता हूं। 2 दुर्गुणों के बीच की संतुलन की स्थिति में ये सद्गुण होता है। जैसे एग्जांपल दे दिया, कायरता और अविवेकपूर्ण दुस्साहस के बीच में साहस होता है। भाई हाथी है, आपको किसी ने चढ़ा दिया कि भाई तू कायर थोड़ा है, तू तो बलवान है, हाथी से भिड़ गए, ये क्या है? अविवेकपूर्ण दुस्साहस है। ये आप माइंडलेस आपने वो किया है, कहाँ गया, फुल हार्डनेस, मतलब आपने माइंडलेस, आप हाथी से भिड़ गए, ये कोई साहस वाला बहादुरी का काम थोड़ा है। आप विवेक को ही खो दिया, तो वो भी नहीं करना है अपने को। और कायर भी अपने को नहीं बनना है कि भाई जहां पे लड़ने की जरूरत है वहीं पे अपन नहीं लड़ रहे और भाग गए वहां से, तो ये काम भी अपने को नहीं करना है। तो इनके बीच में जो क्या है, इनके बीच में आता है साहस। तो महत्वाकांक्षा, आलस्य और लोभ के बीच में आती है। एक तो आप बड़े पढ़े हो, आपको कोई मतलब ही नहीं है कि यार कौन कमाएगा, आप क्रिटिसाइज कर रहे हो अमीरों को कि अमीरों के तो ऐसे ही है, ये 2 नंबर का पैसा है, ये आलस में आप जस्टिफाई कर रहे हो, तो वो भी गलत है। एक आप लोभ लालच कर रहे हो पैसे के लिए, आपने अपने प्रिंसिपल्स को दाव पे लगा दिया, वो भी गलत चीज है। बीच में क्या होती है कि आप एम्बिशियस हो, आप जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हो, भले पैसे कमाना चाहते हो, पैसे कमाना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बस यही है। अब यदि ये क्वेश्चन मीन्स आ जाता, मान लो ये पूछ रहा है कि एक्सप्लेन वर्च्यू एज ए मीन्स, वर्च्यू किसी चीज का साधन है, तो फिर आंसर अलग हो जाता। ये सब चीजें हम क्लास में डिस्कस करते हैं। एथिक्स में क्या है, छोटी छोटी चीजों से ही पूरा आंसर बदल जाता है। तो क्लास में ये ना कि भाई मीन्स, वर्च्यू एज ए मीन्स बहुत जगह पढ़ाया गया है कि भाई इसमें एपिक्यूरियन ने कहा था ये पहली बार कि सद्गुण खुद में एक लक्ष्य नहीं है, वो एंड नहीं है, वो किसी और चीज को पाने के लिए लक्ष्य है। फॉर एग्जाम्पल गांधी जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो मैंने आपको बताया था कि वायलेंस और नॉन वायलेंस और ट्रूथ में क्या रिलेशनशिप है। गांधी जी ने साफ साफ कहा है कि नॉन वायलेंस एक मीन्स है, नॉन वायलेंस भी वर्च्यू है और ट्रूथ भी वर्च्यू है, लेकिन नॉन वायलेंस एक मीन्स है किसको अचीव करने का, ट्रूथ को, सत्य को अचीव करने का एक साधन है बस, अहिंसा। तो ये गांधी जी का अपन ने लिख दिया। प्लेटो के हिसाब से जो 3 जो वैल्यूज है, विजडम, करेज और टेम्परेंस, ये किस चीज के लिए, ये भी वर्च्यूज है, ये किस चीज के लिए मीन्स है, जस्टिस को अचीव करने के लिए मीन्स है। तो ये आप कर सकते हो। तो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज होते ही आपका आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। ये सब चीजें जब अपन डिटेल में पढ़ते हैं तो ये सब चीजें डिस्कस करते हैं। और हर चीज का आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो ना, हर चीज का एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशन ध्यान दे लेना। मोरल डिटर्मिनिज्म आप यदि एग्जाम में अपने नोट से पढ़ रहे हो या कहीं से पढ़ रहे हो, तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशन अपने माइंड में सोच लेना कि कैसे मैं आंसर करूंगा या करूंगी। यदि आप एरिस्टोटल का कुछ पढ़ रहे हो तो ये सीधा सीधा माइंड में फ्रेम कर लो
कि एरिस्टोटल के प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे काम आएंगे, आज के कंटेम्प्रेरी लाइफ में कैसे काम आएंगे, ये आप सोचना अभी से ही सीख जाओ। या तो आपको कोई गाइड करने वाला हो तो वो आपको सोचना सिखा देगा, जैसे हमारे टीचर्स ने हमें सोचना सिखाया, या फिर आप खुद से सोच सकते हो, आपका क्रिटिकल माइंड है तो आप खुद से सोचना सीख जाओ यदि इस एग्जाम को क्लियर करना है तो। ठीक है, ठीक है साहब। तो ये वाला भी है, मोरल डिटर्मिनिज्म अपन ने अच्छे से कवर कर रखा है, डिटर्मिनिज्म। ठीक है, ये रहा डॉक्ट्रिन ऑफ डिटर्मिनिज्म, अच्छे से जब पहला लेक्चर अपन एथिक्स पढ़ाते तो अच्छे से अपन ने कवर कर रखा है ये। तो इसमें वही है कंसेप्ट, मैंने आपको अच्छे से बताया था कि भाई ये लोग मानते कि पहले से ही चीजें डिटरमाइंड होती है, आपका जो बिहेवियर है, आपके जो एक्शंस हैं वो आपके जीन्स पे डिपेंड करते हैं, वो आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं, आप क्या कहाँ पे खड़े हो वहाँ पे डिपेंड करते हैं। आपकी किसी ने, मैंने गन वाला एग्जांपल आपको दिया था जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा था, कि आपके ऊपर किसी ने गन लगा दी तो आप कुछ काम करते हो तो वो फिर आप उसके लिए अकाउंटेबल नहीं हो। आपने किसी का, आपको गन लगा दी और बोले कि भाई इसके थप्पड़ मार, तो वो अनएथिकल नहीं है क्योंकि आपके हाथ में चीज थी नहीं। तो जो डिटर्मिनिस्ट होते हैं वो हर चीज ये बोलते हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है ना। तो ये वाली चीज अच्छे से अपने देखा था, मैंने एक एग्जांपल आपको वो दिया था कि भाई यदि आप नॉनवेज खाने वाले परिवार में पैदा होते हो तो आप नॉनवेज को गलत मानोगे ही नहीं, अनएथिकल मानोगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो आपके परिवार से आपने देखा है, तो फिर वो चीजें सब्जेक्टिव हो जाती है। ये सारे एग्जांपल मैंने आपको दिए थे, है ना, जयपुर का जो चार दीवारी थी उसका मैंने एग्जांपल दिया था, बहुत सारे एग्जांपल। तो ये सब बातें जब हम करते हैं तो हमारा माइंड खुलता है कि हाँ यार डिटर्मिनिज्म है क्या एक्चुअली में, है ना। तो वही है कि एक्सटर्नल फोर्सेस को कैजुअली डिटरमाइन द डिसीजन एंड एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन। लेकिन अब मार्क्स कैसे मिलेंगे, ये बातें भी करनी पड़ेगी, साथ में मसाला मसाला देना ही पड़ेगा। एथिक्स का मसाला क्या है, वैल्यूज है। एथिक्स का मसाला क्या है, फिलोसोफर से। एथिक्स का मसाला क्या है, सिलेबस की टर्म से। तो देखो ये एरिस्टोटल को आपने लिख दिया कि सम स्कॉलर्स बिलीव एरिस्टोटल प्रमोटेड द आइडिया ऑफ मॉरल डिटरमिनिज्म, तो आपने ये एरिस्टोटल का नाम लिख दिया। आपने फिर सिलेबस, ये डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रीडम विल, कि मोरल डिटरमिनिस्ट है ना, ये इसके अलग है। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रीडम ऑफ विल बोलती है कि आप फ्री हो कोई भी चीज करने के लिए, इसलिए आप रेस्पॉन्सिबल भी हो, आप जिम्मेदार हो। यदि मैं किसी के थप्पड़ मार रहा हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं ही मोरली एथिकली रेस्पॉन्सिबल हूं इस चीज के लिए। ठीक है, तो ये इसका उल्टा है मोरल डिटरमिनिज्म। तो ये सिलेबस की टर्म हो गई, ये फिलोसोफर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें करनी है। मसाला बहुत इंपॉर्टेंट है डालना ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है साहब। डज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिविटी नेसेसरी प्री सपोज एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी। मैं पूरा एक लेक्चर ना सिर्फ वैल्यूज पे लेता हूं क्योंकि पता है कि वैल्यूज से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। देखो ये सब चीजें कैसे पता लगती है, जब हम पीवाईक्यू के एनालिसिस करते हैं, जब मुझे पता है कि यार न्यूट्रलिटी से क्वेश्चन आ रहा है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी से, हर बार इंटीग्रिटी से क्वेश्चन आ रहा है, वैल्यूज पे क्वेश्चन आ रहा है, तो मुझे जो भी 30-40 वैल्यूज है वो एक लेक्चर में अच्छे से पढ़ानी है। और सिर्फ पढ़ानी नहीं है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशन भी बताना है, ताकि क्वेश्चन कैसा भी आए आप फ्रेम करके आ जाओगे अच्छे से। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, देखो पहले दिन ही एथिक्स के पहले लेक्चर में ही मैं कितनी वैल्यूज पढ़ाता हूँ, 35 वैल्यूज पढ़ाता हूँ, और इनका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशन भी बताता हूँ, सोसाइटी में क्या एप्लीकेशन है वो भी मैं बताता हूँ। तो ऑब्जेक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी और इसका सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब देखो ये जो भी आंसर देखोगे ना, आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात बोलूंगा, जितने भी ये यूपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बोलूंगा, सिविल सर्विसेज बोर्ड के बारे में बोलूंगा, ये सारी जो चीजें हैं ये अपने नोट्स में मिलेगी आपको। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिविटी कैसे कैसे, ऑस्कर का एग्जांपल दिया था, सोच रैंकिंग वगैरह का एग्जांपल अपन ने दिया था। ठीक है, ये सब आप आंसर में लिख सकते हो, सोच रैंकिंग वगैरह। क्यों, क्योंकि आपने नोट्स में पढ़ी हुई है। क्यों, क्योंकि आपको अप्लाई करना आती है चीजें। तो अब एग्जैक्टली ये वाला तो क्वेश्चन बना नहीं सकते अपन टेस्ट में, वो तो अगली बार कुछ भी बनाएगा, लेकिन आपको लिंक करना आना चाहिए कि भाई ऑब्जेक्टिविटी को कैसे लिंक कर सकते हैं इंटीग्रिटी से। अब मैं एक सॉल्यूशन देख रहा था वहां पे, मतलब टीचर की सबकी रेस्पेक्ट है, लेकिन यार वो प्री की तरह इस पेपर को सोल्व करवा रहे थे। वो बोल रहे थे कि इसका आंसर होगा हाँ, और आगे बढ़ गए। यार ये कोई बात हुई क्या, ये कोई प्री का क्वेश्चन थोड़ा है कि हाँ कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, दोनों साइड बतानी पड़ेगी कि पहली बात तो क्या वास्तव में वस्तुनिष्ठता सत्यनिष्ठा की पूर्वापेक्षा रखता है, एक तो ये एंगल आपको बताना पड़ेगा। दूसरा कि नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऑब्जेक्टिव हो लेकिन फिर भी इंटीग्रिटी को लीड नहीं कर रहे हो। आपको दोनों साइड बतानी पड़ेगी, तब जाके एग्जामिनर जो कॉपी चेकर है वो सेटिस्फाई रहेगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें जैसे मैंने डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन मुझे अभी एक डायग्राम याद आ रहा है। अपन ने कलम आंसर राइटिंग में डायग्राम का पूरा एक सेशन लिया था, उसमें स्टैंडर्ड डायग्राम बताए थे कि भाई क्वेश्चन देखो और आप सोचो खुद एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें वेन डायग्राम अपन बना सकते हैं। ठीक है, पक्का आधा नंबर ज्यादा मिलेगा इस डायग्राम को देख के। क्यों, क्योंकि उसके पास उस दिन मान लो 40-50 आंसर आ रहे हैं, ये इसके एक प्रोफेसर एक ही आंसर चेक करता है सारे दिन, 40-50 आंसर मिल रहे हैं, तो उसको सिर्फ आपकी कॉपी में डायग्राम मिलेगा। ठीक है, तो वो अपने आप इंप्रेस हो जाएगा। तो आपने ये डायग्राम बनाया, यहां पे लिख दिया ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, यहां पे आपने लिख दिया इंटीग्रिटी,
इंटीग्रिटी। और ये लिख दिया कि कहीं कहीं ऐसी चीजें होती है जब ऑब्जेक्टिविटी और इंटीग्रिटी कंफर्म करती है, जब ऑब्जेक्टिविटी इंटीग्रिटी को लीड करती है और इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी को लीड करती है। लेकिन कुछ कुछ ये पोजीशन है जहां पे ऑब्जेक्टिविटी इंटीग्रिटी को लीड नहीं करती, या फिर इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी के कारण नहीं आ रही। ठीक है, ये इसका असली आंसर होगा। अब देखो, सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिविटी को डिफाइन कर दिया। कहां से? ये नोट्स में अच्छे से दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिविटी होती क्या है यार। सबसे पहले तो ये अपन ने डिफाइन कर दिया, ठीक है, एक लाइन में। इंटीग्रिटी को डिफाइन कर दिया है ना, अक्षरता, अखंडता, अच्छे से समझाया हुआ है आपको इंटीग्रिटी क्या होती है ना। इंटीग्रिटी किधर है? ये रहा। बस स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू मोरल प्रिंसिपल इज कॉल्ड इंटीग्रिटी, या यूनिटी ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। ये हिंदी में भी आपको अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी वालों को मैं बता ही देता हूँ एक बार नोट्स, नहीं तो सोचेंगे कि यार ये देखो ये सब चीजें हैं, ये ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी और ये है ना, ये रहा वस्तुनिष्ठता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने वस्तुनिष्ठता वाली हिंदी में भी कर रखी है, तो आप देख लेना। तो अब सबसे पहले तो एक लाइन में डिफाइन कर दिया ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, इंटीग्रिटी क्या होती है। ठीक है साहब, डिफाइन कर दिया। अब पहला मैं हेडिंग डाल रहा हूं कि ऑब्जेक्टिविटी लीडिंग टू इंटीग्रिटी, कि मैं वस्तुनिष्ठ मानदंडों पे यदि कोई डिसीजन लेता हूं तो वो डिसीजन अक्षत होगा, अखंड होगा, सत्यनिष्ठा वाला डिसीजन होगा। तो भाई कैसे कैसे ले सकता हूं मैं ऑब्जेक्टिव डिसीजन? बेस्ड ऑन फैक्ट और डेटा के आधार पे। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन की बात करूं यदि मैं, तो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन एक तो यूपीएससी करता है, सिविल सर्विसेज बोर्ड का एग्जांपल मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है। इस तरीके से है ना, मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उससे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। और ये क्या है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी वगैरह, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी का ही तो पार्ट है। इंटीग्रिटी एक ब्रॉड कंसेप्ट है, उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज आती है। ठीक है, ठीक है। बीइंग पॉलिटिकल न्यूट्रल, क्यों? क्योंकि आप अपनी जो पर्सनल, जो इमोशनल है, आइडियोलॉजी है, खुद की जो आइडियोलॉजी, उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे। आप ऑब्जेक्टिवली डिसीजन ले रहे हो कि हो सकता है मेरे घर वाले कांग्रेस को वोट देते आए होंगे या बीजेपी को वोट देते आए होंगे, लेकिन मैं तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन में हूं, मुझे तो अभी जो गवर्नमेंट इन द पावर बीजेपी है, मुझे तो वो जो भी आदेश देगी मुझे करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, अपनी जो सब्जेक्टिविटी है उसको दरकिनार कर दिया, उसको एक तरफ रख दिया। मैं जो डिसीजन ले रहा हूं ऑब्जेक्टिवली ले रहा हूं, वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर ले रहा हूं कि गवर्नमेंट जो सेक्रेटरी साहब है मुझे कुछ आदेश दे रहे हैं और मैं उनका पालन कर रहा हूं। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। इससे एग्जांपल दे दिए साहब अशोक खेम का, टीएन सेशन सर वगैरह का ना, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सिविल सर्विसेज बोर्ड का एग्जांपल दे दिया, और इनको बोल्ड करना है। एनसीआरबी क्राइम डेटा, भाई आप कोई भी डिसीजन लेते हो एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ऐसा थोड़ा है कि आपके पास पानी की तरह पैसा बहाने के लिए नहीं है, लिमिटेड बजट होता है। तो आपने क्या किया, फैक्ट्स, डेटा और स्टेटिस्टिक्स मंगाए वहां से, है ना, जातिगत जनगणना का डेटा मंगवा लिया, क्राइम रिकॉर्ड का डेटा मंगवा लिया, और इसके आधार पे अब आप डिसीजन ले रहे हो, तो वो डिसीजन इंटीग्रल होगा, वो डिसीजन सत्यनिष्ठ डिसीजन होगा। आप सच में एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी का पालन कर रहे हो, क्योंकि अब आप इफिशियंसी के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन में। ये हो गया ऑब्जेक्टिविटी लीडिंग टू इंटीग्रिटी। अब लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, मैं भाई इस तरीके से हो गया कि घोड़े की नाल की तरह हो गया कि मैं तो बस ऑब्जेक्टिव डिसीजन लेता हूं, मुझे सब्जेक्टिविटी से कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। आप टॉप टियर एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हो, आप एक आईएएस ऑफिसर हो, आप एक एसडीएम हो, कहीं कहीं डिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है, रूल्स रेगुलेशन से हटके आपको जाना पड़ता है। वहां पे यदि आप ऑब्जेक्टिव डिसीजन लोगे तो वो जरूरी नहीं कि वो डिसीजन सत्यनिष्ठ होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने कितनी बार आपको पढ़ाया एथिक्स में, कि झारखंड की ट्राइबल गर्ल्स का केस हुआ था कि वो राशन लेने आए थे, लेकिन उस भाई ने क्या कहा कि बायोमेट्रिक काम नहीं करा, मैं नहीं दूंगा। भाई रिस्क अवर्जन एटीट्यूड होता है एडमिनिस्ट्रेटर में कि मैं नहीं दे सकता क्योंकि तेरा बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा, रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। अब आप भूल गए उसको कि जा तू, वो बच्ची मर गई भूख से। क्या आपका जो डिसीजन था वो इंटीग्रल था? सत्यनिष्ठ तो नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने लॉ तो फॉलो किया है। आप, उनका बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा था तो आपने लॉ तो फॉलो कर लिया, लेकिन वो तो मर गई ना। आपका काम सिर्फ लॉ को फॉलो करना नहीं था, आपका काम अल्टीमेटली पब्लिक वेलफेयर, जो आपने नहीं किया। तो जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिविटी, तो देखो लाइन क्या लिखी, स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्टिव एडहेरेंस टू रूल्स माइट बैकफायर एज इट कैन वायलेट द स्पिरिट ऑफ लॉ। आप एक पुलिस कांस्टेबल हो, आपने क्या किया, एक तेज एम्बुलेंस जा रही है, क्रिटिकल पेशेंट है, उसको रोक लिया कि तू ओवर स्पीडिंग कर रहा है, मैं तो चालान काटूंगा। उसको 1 घंटे रोक के उसकी कागजी कार्रवाई कर रहे हो कि मैं तो रूल फॉलो कर रहा हूं, मैं तो ऑब्जेक्टिव हूं, मैं तो वस्तुनिष्ठ हूं। नहीं भाई, आपका काम सिर्फ ये चालान काटना नहीं था, आप उसको जाने दो, उसको बाद में ट्रैक कर लेना, बाद में आजकल ई चालान होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो सत्यनिष्ठा की तरफ नहीं जा रहा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, यही सीधा वस्तुनिष्ठा से कैसे सत्यनिष्ठा होती है। और सत्यनिष्ठा, कभी कभी वस्तुनिष्ठा सत्यनिष्ठा सुनिश्चित नहीं होती, वो भी आपको 1-2 एग्जाम्पल देंगे। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूं आपको क्लियर, ऐसा नहीं है कि इतना सारा लिखना था वहां पे, नहीं लिखना, वहां पे इतना सारा नहीं लिख सकते। अभी मैं एग्जाम बैठूंगा, नहीं लिख सकता। ये मॉडल आंसर है। जब हम कोई चीज मॉडल बनाते हैं, किसी को आइडियल बनाते हैं, तो परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इनमें से कुछ कुछ चीजें उठानी है, 4-5 चीजें भी आप यदि लिख के आ गए हो तो आप बाकी लोगों से बेटर कर पाओगे। हर चीज रिलेटिव होती है एग्जाम में, आपको बाकी लोगों से बेटर आंसर लिख के आना है। ऐसे आप घबराना मत कि यार इतनी सारी चीजें तो मैं लिख के नहीं आया, या फिर ये एग्जाम्पल तो लिख के नहीं आया। इस डायरेक्शन में आप गए हो ना, तो फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। आपने यदि हेडिंग, अच्छा एक और चीज है हमेशा,
एनालिटिकल क्वेश्चन में हेडिंग वही डालो जो एग्जाम इसमें क्वेश्चन में लिखी हुई है, उससे मार्क ज्यादा मिलने के चांस होते हैं। हेडिंग क्या डाली? वस्तुनिष्ठता से सत्यनिष्ठा की ओर। दूसरी हेडिंग क्या डाली? लेकिन कभी कभी वस्तुनिष्ठता से सत्यनिष्ठा सुनिश्चित नहीं होती। दो पार्ट में आपने बांट दिया, उसके माइंड में ये घुस गया कि आपने होलिस्टिकली इस आंसर को एड्रेस करने की कोशिश की, इससे ही आपका 50% काम हो जाएगा। फिर दोनों में 4-4 लाइन, 3-3 लाइन भी आपने लिख दी, तो अभी 8-10 लाइन भी आपने लिख दी 5 मार्कर क्वेश्चन में, तो अभी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना था। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। तो नोट से वही ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, वही कंटेंट उठाना, सारा कंटेंट वही से, बाहर से कोई कंटेंट नहीं उठाया। फॉर्मल एजुकेशन और सोशल इनकलकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू इज मोर इंपोर्टेंट इन क्रिएशन ऑफ ए गुड एडमिनिस्ट्रेशन? औपचारिक शिक्षा अथवा सामाजिक अंतर्निवेशन, उक्त दोनों में से उत्तम प्रशासन के निर्माण के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है? पहला लेक्चर याद करो कलम आंसर राइटिंग का। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि भाई ये पता करो कि सिलेबस के किस पार्ट से आए, आधा काम आपका वही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने ट्रैक किया एनालिटिकल क्वेश्चन का कि किस पार्ट से आए, अब उस पार्ट का कंटेंट आपको याद आने लग जाएगा, तो अब आप आंसर फ्रेमिंग में आपको आसानी होगी। कहां से आए ये? एजुकेशन, सोसाइटी, रोल ऑफ एजुकेशन, सोसाइटी, फैमिली वैल्यूज, ये सब है ना। रोल ऑफ फैमिली, एजुकेशन, इंस्टीट्यूट एंड सोसाइटी इन वैल्यू इनकलकेशन, ये टॉपिक है अपना सीधा सीधा, तो वहां से आए। तो टॉपिक भी पता होना चाहिए, अब आप आसानी से कर दोगे। क्या एजुकेशन का क्या क्या रोल हो सकता है एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बनाने में? गुड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वही गुड गवर्नेंस वाली बात होगी। तो गुड गवर्नेंस क्या क्या होती है? जो सारे प्रिंसिपल्स को, जैसे ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, रेस्पॉन्सिवनेस को, ऑब्जेक्टिविटी को, डिसेंट्रलाइजेशन को, रूल बेस्ड गवर्नेंस को, ये सबको फॉलो करती है, गुड गवर्नेंस होती है। अब याद करो एनालिटिकल क्वेश्चंस क्रिप्टॉन सर ने करवाया था, तो क्या? ब्रेक 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 एंड देन कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। ब्रेक करो कि भाई फॉर्मल एजुकेशन को कनेक्ट करो गुड एडमिनिस्ट्रेशन से, सोशल इनकलकेशन को कनेक्ट करना है गुड एडमिनिस्ट्रेशन से। लेकिन पूछ क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंपोर्टेंट। तो अब यहां पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कौन सा ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो यूजुअली इसमें सोसाइटी ज्यादा इंपोर्टेंट होगी, क्योंकि एजुकेशन तो एक सोसाइटी का पार्ट है ना। सोसाइटी में तो बहुत सारी चीजें, सोशल, अपन सोशियोलॉजी पढ़ते हैं या फिर इकोनॉमी में जब सोशल एंगल पढ़ते हैं, तो उसमें एजुकेशन होती है, हेल्थ होती है, वृद्धजन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो सोसाइटी को तो हमें ऊपर रखना ही पड़ेगा इसमें। तो पहला बता दिया कि भाई रोल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इन क्रिएशन ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन, ये बता दिया क्या क्या रोल होता है भाई फॉर्मल एजुकेशन का। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो क्या कि एक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज का निर्माण कर सकता है पढ़ाई लिखाई करने के बाद में। जो बीएनएस और बीएनएसएस अभी नहीं है, ये भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इनका अध्ययन वो अच्छे से करेगा। ये सब चीजें उनकी फॉर्मल ट्रेनिंग होती है लबासना में, ओटीएस में, उनके गेस्ट लेक्चरर आते हैं, ये सब फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट हो गया। एक एडमिनिस्ट्रेटर को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के लिए फॉर्मल उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, एजुकेशन देनी पड़ेगी, ये सब हो गया। सोशल इनकलकेशन कैसे करता है? फील्ड ट्रेनिंग के लिए। ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है। पोमा तुडू मैम का एग्जांपल खूब दिया हुआ है कि वो सिर्फ पढ़ी लिखी महिला नहीं है, वो एक ऐसी आईएएस ऑफिसर है जो 2 घंटे पहाड़ पे ट्रैक करके जाती है पैदल पैदल उन पहाड़ियों से मिलने, उन ट्राइबल से मिलने। ये कब आया? जब वो सोशली इनकलकेट हो पाई। यदि वो सिर्फ फॉर्मली एजुकेटेड रहती तो ये काम नहीं हो पाता। तो उस एजुकेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए अपने को सोशल इनकलकेशन जरूरी है। तो अगेन एक चीज तो ये हो गई, एग्जांपल्स याद रहनी चाहिए। दूसरी चीज अपन को क्या करना है? मसाला क्या है? वैल्यूज आप नहीं लिखोगे नहीं मार्क्स आएंगे। तो एम्पैथी हो गया, कंपैशन हो गया, कोऑपरेशन हो गया, ये सब कहां से सीखते हैं? रोल ऑफ सोसाइटी इन वैल्यू इनकलकेशन, ये सब अपन ने नोट्स में वहां पढ़ा है। एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन का क्या रोल है? डिसिप्लिन सिखाता है, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है, इनोवेशन सिखाता है, डिसिप्लिन इफिशिएंसी सिखाता है, लीडरशिप सिखाता है, प्रूडेंस विवेक विजडम आता है। ये सब फॉर्मल एजुकेशन का रोल है। तो अलग अलग एड्रेस कर दिया पहले। फॉर्मल एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हेल्पफुल है? सोशल इनकलकेशन, सोसाइटी में घुलना मिलना एक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत जरूरी है, तभी उसमें दया भावना होगी, तभी उसमें समानुभूति होगी। ठीक है, तभी वो इक्वलिटी या जस्टिस जैसी बातें करेगा। नहीं तो वो अपने एसी रूम में बैठा रहेगा तो उसको पता ही नहीं सोसाइटी में क्या हो रहा है। तो ये सब चीजें के लिए सोशल इनकलकेशन जरूरी है। फिर आपने 1-2 एग्जांपल दे दिए, ठीक है, फील्ड ट्रेनिंग वाला एग्जांपल दे दिया, ये सारी चीजें अपन ने अच्छे से पढ़ी हुई है। अब लेकिन डिसीजन लेना इस आंसर में कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर कहा कि भाई सोशल इनकलकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपने एक एडमिनिस्ट्रेटर को ट्रेनिंग तो अच्छी दे दी, एजुकेशन आपने बहुत अच्छी दे दी, बढ़िया मार्क्स आए। अपन एग्जांपल नहीं देखते कि ऐसे में डाउरी पे ऐसे लिखा है लेकिन भाई डाउरी में पकड़ा गया, करप्शन पे ऐसे लिखा है शानदार नंबर आए, 140 नंबर आए ऐसे में, लेकिन करप्शन में पकड़ा गया। अभी उड़ीसा के केस हुआ था, आई थिंक टॉप 10 में था वो बंदा, आईएएस ऑफिसर था। ये क्या था? फॉर्मल एजुकेशन उनकी अच्छी थी, लबासना में ट्रेनिंग भी उनकी अच्छी हुई है, लेकिन सोशल इनकलकेशन वो नहीं कर पाए। ठीक है, सोसाइटी में उन्होंने अपने आप को नहीं ढाला। तो उससे क्या होता है? अब देखो, वैल्यूज एंड वाइसेस 2 चीजें पढ़ाई थी,
35 वैल्यू याद करने का तरीका बताया था, ईट ऑफ टॉपिक ड्रैगन फ्लाई एचएमटी जेके, इस तरीके से आप 35 वैल्यू याद करोगे। बीवी सेक्रीफाइड सेक्स, इससे आप क्या है वाइसेज याद करोगे, वाइसेज मतलब जो बुराइयां एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सिंपल सिंपल लिखना है कि यदि सोशल इनकलकेशन नहीं हो पाएगा तो क्या क्या बुराइयां होगी, एपैथी होगी, आर्म चेयर ब्यूरोक्रेसी होगी, भाई ये जो कुर्सी है उसके बढ़िया ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे। तो काहे का एडमिनिस्ट्रेटर कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितने भी उसके यूपीएससी में नंबर आए हैं, रैंक 1 आई है, बहुत ऐसे मैं लोगों को जानता हूं जो रिजर्वेशन बैकग्राउंड से है लेकिन इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आप नहीं बोल सकते कि वो इनएफिशिएंट है, रिजर्वेशन से सेलेक्ट होने के बाद में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ कुछ ऐसे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल, मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक आरजीएस ऑफिसर है, रैंक 1 है, लेकिन इतना घटिया काम किया है उन्होंने, मतलब काम ही नहीं करते थे, क्योंकि एक मेरा दोस्त उनके अंडर ही काम करता था। लेकिन एक बाद में एक लेडी ऑफिसर आई जो रिजर्वेशन थी लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया। तो कोई जरूरी नहीं है, सोशली इनकलकेट यदि आप नहीं रहोगे तो आपकी एजुकेशन, आपके मार्क्स, आपकी रैंक कोई काम नहीं आएगी। तो आप क्या हो जाओगे, आर्म चेयर ब्यूरोक्रेसी का शिकार हो जाओगे, एपैथी आप में रहेगी, एम्पैथी की जगह एपैथी रहेगी, एरोगेंस रहेगा आप में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हिंदी में भी अपन ने पढ़ ली है। ठीक है, ये नौकरशाही वाली बात होगी, संवेदनहीनता होगी, वहां संवेदनशीलता थी, यहाँ हीनता होगी, घमंड होगा, ये सब चीजें होगी। तो इस तरीके से इसको एड्रेस करना था। क्या करना था, ब्रेक 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 एंड देन कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। पहले ब्रेक करो आंसर को 3 पार्ट में, फॉर्मल एजुकेशन वाला गुड एजुकेशन कैसे कनेक्ट करना है, फिर सोशल इनकलकेशन वाला गुड एजुकेशन कैसे कनेक्ट करना है, और फिर लास्ट वाला पार्ट क्या था कि कौन सा बेटर है, किस डायरेक्शन में आप जाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनका सोशल इनकलकेशन इतना अच्छा होता है। नेताओं को देख लो आप, कुछ कुछ नेता कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन पब्लिक वेलफेयर में बहुत आगे रहते हैं। तो ये वाली चीजें होती है। ठीक है साहब, लेकिन यहाँ पे नेता वाला एग्जांपल क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है अपने को, लीक सेट के नहीं जाना है। डू यू थिंक दैट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आर फ्री ऑफ पॉलिटिकल बाइस। वही अगेन नोट्स का कौन सा पार्ट, इसलिए फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एथिक्स का, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी वाली बातें इसमें करनी पड़ेगी पूरे, है ना। पूछा क्या है, आपका ओपिनियन पूछा है, क्या आपके विचार से प्रशासनिक निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं। अब इसमें दोनों साइड लेनी पड़ेगी आपको, आपका जितना ब्रॉड विचार आप दिखा सकते हो उतना दिखा सकते हो, है ना। पहली बात आपको होना कि मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आर नॉट फ्री ऑफ पॉलिटिकल बाइस। बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक निर्णय होते हैं वो राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं होते। क्यों नहीं होते, अच्छा पहले तो आप पॉलिटिकल बाइस को, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का आप बता दो कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होती क्या है। और एरिस्टोटल का नाम लो, सेकंड एआरसी का नाम लो, ये क्या है, दूसरे कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाली बात, ये क्या है, मसाला है। एरिस्टोटल का नाम, इस आंसर में एरिस्टोटल का नाम सुनते ही उसका दिल बाग बाग हो जाएगा कि यार ये तो अच्छा बंदा है, इसने तो फिलोसोफर्स भी पढ़े, फिलोसोफर्स ने क्या कहा वो पढ़े। अब आप बोलोगे यार एरिस्टोटल ने पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी पे क्या, ये तो मुझे पता ही नहीं, नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन एरिस्टोटल ने गोल्डन बिन का प्रिंसिपल दिया था, ये मुझे पता है। तो मैं यहां से लिंक करूंगा कि न तो फ्लैटरी करनी है और न तो चापलूसी करनी है और नहीं उनको हेट्रेड करना है, नहीं उनसे घृणा करनी है, हमें उनसे पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी रखनी है। तो ये तो एरिस्टोटल ने कहा था ना, ये तो फ्लैटरी और इसके बीच में एक वर्च्यू हो गया ना, तो ये तो लिख ही सकता हूं मैं। और भी आपको जो याद है उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट दो आप मुझे। देखो मतलब मेरा काम यहाँ पे सॉल्यूशन करवाना नहीं है, सॉल्यूशन कोई भी दे देगा, ये पीडीएफ में डाल देता। मेरा काम आपको है कि आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर रहे हो तो वहां डिमांड करो कि यार क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं, आप क्या पढ़ा रहे हो क्या नहीं पढ़ा रहे हो। आप हमारे पास भी आ रहे हो तो डिमांड करो कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना सिखाओगे हमें। ये इंपॉर्टेंट है आज के सेशन की थीम। ठीक है साहब, तो पहली बात तो आप देखो, अगेन मसाले वाली बात होगी। मसाले में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अपने सिलेबस में है ना, हेडोनिस्टिक टेंडेंसी अपने सिलेबस में, ये सब टर्मिनोलॉजीज पढ़ के उसका दिल अच्छा हो जाता है। अब आप इतना अच्छा आंसर नहीं लिख पाओगे, मैं भी नहीं लिख पाऊंगा एग्जाम में, लेकिन मैं सही डायरेक्शन में आंसर लिखने की कोशिश करूंगा, मिन टर्म्स का यूज करने की कोशिश करूंगा। क्यों, क्योंकि भाई आंसर ही ऐसे ही फ्रेम करना है, ये कोई पका पका आंसर नहीं हो सकता। मसाले अपने पास हैं, उनको करके एक सब्जी बनानी है, किसी की सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनेगी, किसी की स्वादिष्ट नहीं बनेगी, बस यही काम करना है वहां पे। तो सब्जी स्वादिष्ट के लिए मसाले तो अपने पास रेडी होने चाहिए ना। ब्लेंड सी सब्जी बना दोगे कि प्याज और मिर्ची है, टमाटर है, बस उससे सब्जी बनाओगे तो नहीं स्वाद लगेगी। आपके पास सारे मसाले होने चाहिए। तो भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों क्यों नहीं होते भाई, पॉलिटिकली न्यूट्रल क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ना, क्योंकि ग्रीड होती है, क्योंकि करप्ट प्रैक्टिसेस होती है ना। क्रोनिक कैपिटलिज्म जैसे वर्ड आप यूज करो कि क्या होता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव आईएएस ऑफिसर बन गया, वो अपने भाई को, छोटे भाई को या अपने चाचा के लड़के को ठेका दिलवाना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना चाहता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। क्रोनिक कैपिटलिज्म बोल सकते हैं अपन इसको ना। उसके अलावा हेडोनिस्टिक टेंडेंसी होती है, करप्ट, पैसा चाहिए पैसा, जब पैसा चाहिए तो आपको फ्लैटरी करनी पड़ेगी, किसकी, राजनेताओं की। तो ये वाली चीज होगी। अब दूसरी बात,
चलो मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, मेरा कोई भाई भतीजा भी नहीं है, मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऐसी है कि मैं तो बचपन से ही कांग्रेस का भक्त हूं या फिर बीजेपी का भक्त हूं, ठीक है, या फिर आपका भक्त हूं मैं तो बचपन से ही, तो मैं न चाहते हुए भी मैं पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं हो पाऊंगा, मैं पॉलिटिकली बाइस रहूंगा। तो ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी कभी कभी दिक्कत होती है। तीसरा रीजन क्या हो गया कि मेरा ट्रांसफर हो गया, मेरा जो प्रमोशन हो गया, ये सब गवर्नमेंट के हाथ में है, तो मैं पॉलिटिकल न्यूट्रल कैसे रहूंगा? पूर्वाग्रह आएंगे ही आएंगे मेरे, क्योंकि मेरा हर काम गवर्नमेंट देख रही है, मेरे हर काम का इंपैक्ट पड़ेगा मेरे करियर पे। तो ये वाली जो चीजें है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, डेमोक्रेटिक सिस्टम में थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज है। तो ये सारी चीजें अपन ने बता दी। दुर्गा शक्ति नागपाल का एग्जाम्पल आपने दे दिया, ठीक है, ये सब हो गया। दूसरी बात, लेकिन मोस्ट ऑफ द हमारे पॉलिटिकल न्यूट्रल, अपने को क्या है, आइडियलिस्टिक चीजें तो लिखनी ही पड़ेगी कि हमारे हिसाब से तो हम ऐसे नहीं बोल सकते इंटरव्यू रूम में जाके कि नहीं सारे करप्ट है ऑफिसर, नहीं अच्छे ऑफिसर क्यों है, किस इसलिए पॉलिटिकल न्यूट्रल डिसीजन क्यों ले सकते हैं, वो इसलिए ले सकते हैं, किस लिए ले सकते हैं कि भाई एक तो उनका वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। भाई उसी सिस्टम में अशोक खेम का साथ थे, वो तो पॉलिटिकल बाइस नहीं हुए, उन्होंने तो साथ ट्रांसफर एक्सेप्ट कर लिया, क्यों? क्योंकि उनका वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, वो एक इंटीग्रल ऑफिसर थे। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया, ठीक है। वो प्रिजुडाइस, बायस, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, क्रॉनिक कैपिटलिज्म, इन सबसे फ्री होंगे तो वो पॉलिटिकल न्यूट्रल रहेंगे, पॉलिटिकल बायसनेस से, वो पूर्वाग्रह से वो नहीं होंगे, ठीक है साहब। यदि आप वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे, कोई देखो आप जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हो ना, आप कैसे काम कर रहे हो आपका सबका पता रहता है, एमएलए, एमपी, आपके जूनियर्स, आपके सीनियर्स, एक दो साल में आपकी इमेज बन जाती है। या तो करप्ट ऑफिसर की इमेज बन जाएगी या फिर ऐसे बन जाएगी कि भाई इससे पंगे नहीं लेने। सब डरते हैं ऑनेस्टी से, नहीं पंगे ले सकते वो आपसे ज्यादा ज्यादा, क्योंकि उनके हाथ में ट्रांसफर करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन अपना इतना स्ट्रॉन्ग है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जिम्मेदारी ली हुई है आपकी, ठीक है। तो हालांकि कभी कभी ये बैकफायर भी करता है, क्योंकि करप्ट ऑफिसर्स कभी सस्पेंड तो हो जाते हैं लेकिन वो बर्खास्त नहीं हो सकते, तो ये कभी कभी बैकफायर भी करता है, रिस्क एवर्जन एटीट्यूड आ जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे जो ईमानदार ऑफिसर है उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ले रखी है। तो यदि आप ऑनेस्ट ऑफिसर हो ना, तो वो भी आपसे दूरी बना के रखेंगे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, अशोक खेमका साहब का इंटरव्यू पढ़ना, मैं लिंक भी डाल दूंगा इसके साथ ही। उन्होंने पता है क्या बोला है कि जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो चाहे कितने करप्ट हो, लेकिन वो अपने आसपास ऑनेस्ट ऑफिसर्स को रखना चाहते हैं, पॉलिटिकल न्यूट्रल ऑफिसर्स को रखना चाहते हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, सीएम रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, कि उनको पता है कि ये आदमी गलत नहीं होने देगा या नहीं करेगा। तो मतलब हर जगह अच्छे लोगों की जरूरत है। इस दुनिया में 1000 लोग हैं और 10 अच्छे लोग हैं ना, तो वो 10 अच्छे लोगों से इस दुनिया चल रही है। वो जो 990 लोग हैं ना, उनके कारण तो मतलब ये 10 लोग नहीं रहेंगे तो 990 भी चौपट हो जाएंगे। तो ये 10 अच्छे लोगों को होना जरूरी है। तो कभी भी आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ, आपको सफर करना पड़े, तो इंटरनल सेटिस्फेक्शन ये रखना कि भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ, भले दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। मैं सो केमका साहब का इंटरव्यू आपको 20-25 मिनट का इंटरव्यू, बहुत अच्छी अच्छी उन्हें बातें बताई है। पत्रकार ने ये भी पूछा था कि आपको कभी लगता नहीं था कि यार ये क्या कर रहा हूं मैं, क्या आपने सिस्टम को चेंज कर दिया? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं किया, सिस्टम को चेंज कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप क्यों डटे रहे? तो बहुत अच्छा इंटरव्यू है वो, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी ऑल इंडिया सर्विस रूल्स है, सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल है, राजस्थान वाला 1974, ये सब अपने नोट्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। यदि आप ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे डिसीजन लेते हो, है ना, मीट ऑल द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, आप कैसे सिविल सर्विसेज बोर्ड का एग्जांपल यहां भी दे सकते हो आप। क्यों? क्योंकि यदि आपके प्रमोशन और पोस्टिंग एक बोर्ड ले रहा है, कमिटी ले रही है, पॉलिटिशियंस नहीं ले रहे, तो अब आप पॉलिटिकली न्यूट्रल रह सकते हो, आप पॉलिटिकली बायसनेस हटा सकते हो अपने उससे। क्यों? क्योंकि अब आप डिपेंडेंट ही नहीं हो पॉलिटिशियंस पे, ठीक है साहब। रोबस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्म्स, यदि क्लियर नॉर्म्स लिखे हुए हैं कि भाई ऐसा नहीं कर सकता सिविल सर्वेंट, ट्रेडिंग नहीं कर सकता, अपने जो ब्लड रिलेशनशिप में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिला सकता, तो भी आप पॉलिटिकली बाइस होने से बचोगे, ये है ना। तो नरपेंद्र मिश्रा साहब का एग्जांपल पॉलिटिकल, उसमें टीएन शेषन साहब, आप ओवरडू नहीं करना। हालांकि आजकल अच्छी बात ये है कि आपका जो आंसर है अलग अलग प्रोफेसर के पास जाता है, तो उसको नहीं पता कि आपने टीएन शेषन सर का आप एग्जांपल लिया, लेकिन टीएन शेषन सर का, अशोक खेमका सर का, ये सारे लोग यूज करते हैं। तो आप नृपेंद्र मिश्रा का एग्जांपल यूज करो, आप दुर्गा शक्ति नागपाल मैम का यूज करो, वो सारे एग्जांपल तो मैं आपको और भर भर के दे दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लेटोज वर्चू लिखा ना, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना। ऑफिसर्स बियॉन्ड इंटीग्रिटी एंड करेज, करेज तो बहुत नॉर्मल चीज है। जो ऑफिसर करेजियस होगा वो पॉलिटिकली बायस नहीं होगा, उसको हिम्मत है भाई अपना ट्रांसफर सहन करने की, है ना, उसको हिम्मत है थ्रेट सहन करने की। लेकिन करेज के बगल में लिख दिया प्लेटो की वर्च्यू, कि मैं भाई एथिक्स का स्टूडेंट हूं, मुझे पता है कि करेज प्लेटो ने वर्च्यू दिया है, प्लेटो ने सिद्धांत दिया है करेज का, तो मैंने अपने कॉपी चेकर को खुश कर दिया है इतना सा देखे, वो 0.25 उसके हाथ से ज्यादा निकल जाएगा। इस तरीके से अपने को सोल्व करना था, ठीक है, समझ में आ रहा है। सिलेबस का टर्म्स को ध्यान रखना है, वैल्यूज को ध्यान रखना है, वाइसेज को ध्यान रखना है, फिलोसोफर्स के नाम को ध्यान रखना है, डायग्राम वाला ध्यान रखना है, ब्रेक 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 एंड देन कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट, तब जाके आप ऐसे पेपर को आंसर कर पाओगे, ठीक है। 100% आंसर नहीं कर पाओगे, परफेक्ट आंसर, इतना अच्छा आंसर नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ऐसी रूम में बैठ के
अच्छे से टाइम देके आप आंसर लिख सकते हो नोट्स को रेफर करके, लेकिन वहां पे बाकी लोगों से आप अच्छा आंसर लिख सकते हो, ये मैं गारंटी देता हूं आपको, ठीक है। और इतना ही करना होता है। जहां पे 10 में से किसी के 3 नंबर आ रहे हैं, आपके 4.5 नंबर की गारंटी में लेता हूं, बस इतना ही करना होता है। 1.5 नंबर, 1.5 नंबर, एक सवालों में आप बढ़ाते हो तो भी आप आराम से अच्छी रैंक में आओगे। और ऐसे ही बाहर निकलते हैं, ऐसे एंटर करते हैं, इतना ही होता है, और ज्यादा गेम नहीं होता। बाकी पेपर 4 तो यही, पेपर 4 में आप कैसा करके आओ, ठीक है। तो देखो सेकेंड आरसी हो गया, उसके अलावा हेडोनिस्टिक प्रवृत्ति हो गया, सुकरात हो गया, ज्ञान ही एकमात्र सद्गुण है, किस चीज का ज्ञान, इन सब का जो रूल्स रेगुलेशन है उनका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे प्लेटो के सद्गुणों को हो गया, है ना, एग्जाम्पल्स हो गए, ये सब करना होता है, ठीक है। आगे चले अपन, ठीक है साहब। कितना वो टाइम, 40 मिनट, अब 21 मिनट में अपन खत्म कर देंगे। 9th क्वेश्चन क्या है, देर कैन बी नो हाई civility without a deep morality though it may not call itself by that name। R.W. इमर्सन। अब ये भाई साहब को तो भूल जाओ आप, क्या ना किसने दिया है, इससे अपने को मतलब नहीं है। इसको एक्सप्लेन करना है अपने को कि गहन नैतिकता के अभाव में उच्च नागरिकी संभव नहीं है, चाहे वो इस नाम से न भी जानी जाती हो, ठीक है। कुल मिला के बात ये सिंपल सा समझे कि भाई उच्च नागरिकी होने के लिए, सिविलिटी होने के लिए नैतिकता उसका आधार होना चाहिए। तो अब देखो किसके ऊपर टिकी हुई है सिविलिटी, नैतिकता के ऊपर। तो एग्जाम्पल डायग्राम बना दो, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है तो और आप बड़ा बना सकते हो, ठीक है। सिंपल सा एक डायग्राम बना दिया कि भाई ये फाउंडेशन है, ठीक है, और ये घर है, बस ये क्या है, सिविलिटी है, ठीक है। ये फाउंडेशन है, इसकी नींव है, फाउंडेशन लिख देना यहां पे। और ये क्या है, मोरलिटी। ये आपने अच्छे से, इससे पता है क्या हुआ, इससे एग्जामिनर को यह समझ में आ गया कि आपको आंसर समझ में आ गया है, सीधी सी बात है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉरी, कि फाउंडेशन है मोरलिटी किसकी, सिविलिटी की, सिविलिटी मोरलिटी के ऊपर टिकी हुई है। अब ये पूरे आंसर में आपको ये एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से सिविलिटी मोरलिटी पर टिकी हुई है। अब मैंने आपको 10 मार्कर क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया था कि आप ब्रेक कर सकते हो, हेडिंग और सब हेडिंग बनाओ, और हेडिंग हमेशा जो क्वेश्चन है वही हेडिंग यूज करो, ताकि एग्जामिनर के माइंड में पड़ता रहे कि हाँ यार ये आंसर से भटक नहीं रहा, भटक नहीं रहा, भटक नहीं रहा। तो देखो कैसे कर सकते हो। तो पहली बात तो सिविलिटी मोरलिटी होती क्या है, तो मोरलिटी को आप उसने एक में डिफाइन कर लिया। सिविलिटी एट डिफरेंट लेवल्स कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू मोरलिटी। कैसे कैसे भाई, अब मैंने बहुत सारे अप्रोचेज बताई थी आपको तोड़ने की, चीजी गैप अप्रोच बताई थी, लेवल्स अप्रोच बताई थी, लाइफ साइकिल अप्रोच बताई थी आंसर राइटिंग सीरीज में, ठीक है। तो अब देखो इंडिविजुअल लेवल पे सिविलिटी, देखो यहाँ पे सिविलिटी सिविलिटी ये सब करना है एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप आंसर से भटक नहीं रहे हो, क्वेश्चन से भटक नहीं रहे हो, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे सिविलिटी कैसे डिसाइड होती है कि मोरलिटी जो है ना आपको हायर गोल एंड सेल्फ रियलाइजेशन देता है। सिविलिटी का मतलब क्या हो, सबसे पहले समझते, शिष्टाचार वाली बात हो गई। उच्च नागरिक का मतलब शिष्टाचार, मैं पोलाइट हूं, ये हूं, लेकिन मैं अंदर मेरे कचरा भरा हुआ है ना, तो वो जो मेरी पोलाइटनेस है ना वो आडंबर है बस एक तरीके से, ठीक है। वो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि आते ही हाथ जोड़ते हैं, ये करते हैं, लेकिन उनके मन में कचरा भरा होता है, मन में द्वेष भाव भरा होता है, मन में उनकी मोरलिटी इंटीग्रिटी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो वो एक आडंबर है, सिंपल। तो देखो ट्रू सिविलिटी रिफ्लेक्ट्स इनर मोरल कन्विक्शन, विदाउट मोरलिटी सिविलिटी में बिकम मियर सुपरफिशियल पोलाइटनेस और हिपोक्रेसी। मतलब वो हिपोक्रेसी वाली बात हो गई एक तरीके से, ठीक है। हिंदी में अपन देख लेते पहला कि नैतिकता के बिना शिष्टाचार या फिर उच्च नागरिकी केवल सतही विनम्रता या पाखंड है, सिंपल सी बात ये है। अब एग्जांपल आप दे सकते हो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ना, सिविल वर्ड लगा हुआ है, भाई हम हिंसा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल सभ्य नागरिकों की तरह, जैसे आपने पोस्टपोन के लिए वहां पे बिल्कुल हिंसा नहीं की वहां पे। अब आपके पीछे कॉन्विक्शन क्या है, पीछे मोरलिटी थी, जो गांधी जी का जो मोरल प्रिंसिपल्स थे सत्य और अहिंसा वाले, है ना, उनका जो इंटरनल कैरेक्टर था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, तब जाके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जस्टिफाइड होगा। अब आप किसी गलत मुद्दे के लिए, गलत काम के लिए आप शांतिपूर्ण मार्च भी करो, है ना, आपके जो क्या बोलते हैं उद्देश्य है वो गलत है, आपका जो इनर कॉन्विक्शन है वो गलत है, तो फिर वो शांतिपूर्ण मार्च का कोई मतलब नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हो गया, कहाँ गया, ये रहा, इंडिविजुअल लेवल पे हो गया। एंड इफ, अब देखो ये कहाँ से अपन रिलेट कर सकते हैं, मोरलिटी फाउंडेशन है सारी चीजों का। ये कहाँ पे पढ़ाया था, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स में, कि भाई एथिक्स नहीं हो तो क्या क्या होगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या होगा, सोशल लेवल पे क्या होगा, बस उसको उस कॉन्सिक्वेंसेज को सिविलिटी से कनेक्ट करना। आप कनेक्ट तो आपको करना पड़ेगा एग्जाम में। ये तो मैं आगे भी बता रहा हूं आपको कि कोई भी टीचर ले लो आप,
कनेक्ट तो आपको एग्जाम में करना ही पड़ेगा, बस कनेक्ट करना आपको टीचर सिखा दे। दूसरा, टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन डाल दे। तो क्या हमने एनालिटिकल क्वेश्चन डाले टेस्ट सीरीज में? बिल्कुल डाले। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जो आपको सोचने के लिए मजबूर करे क्वेश्चंस। जैसे फॉर एग्जांपल, कहां गया ये रहा क्वेश्चन, देखो आप अच्छे से। प्रेजेंट ए कंपैरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, सर्वोदय एंड लोक संग्रह एज एन इंस्पिरेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। कंपैरेटिव इवैल्यूएशन बोल रहा है, प्रशासन के लिए प्रेरणा के रूप में तुलनात्मक मूल्यांकन करना है। यदि आपने तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं किया, आपने क्या किया, यूटिलिटेरियनिज्म लिया, उसका एडमिनिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन बता दिया, फिर सर्वोदय लिया, एडमिनिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन बता दिया, और लोक संग्रह लिया, एडमिनिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन बता दिया, मैं तो भाई आपको 1 नंबर से ज्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने कंपैरेटिव तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं किया। जहां पे क्वेश्चन तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए, अब देखो अपने क्वेश्चन बैंक यहाँ पे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है ये, शायद फुल लेंथ टेस्ट में डाला था, पहले डाला था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है ये। हाउ इज द कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय इज एक्सप्लेन्ड बाय महात्मा गांधी सुपीरियर टू द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म? क्या ये तुलना कर रहा है किस किस चीज में? सर्वोदय में और यूटिलिटेरियनिज्म में। यदि हम आपको टेस्ट सीरीज में तुलना करना सिखा देंगे, तो आप एग्जाम में फिर आप यहाँ पे साथ में लोक संग्रह जोड़ दो या फिर 5 कंसेप्ट और जोड़ दो, आप तुलना करके आ जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हमने आंसर बनाया था तो क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि भाई जो यूटिलिटेरियनिज्म है ना, वो छोटा कंसेप्ट है, सर्वोदय बिगर कंसेप्ट है। यूटिलिटेरियनिज्म ग्रेटेस्ट फॉर द ग्रेटेस्ट ऑफ नंबर की बात करता है, लेकिन माइनॉरिटी को इग्नोर कर देता है। लेकिन सर्वोदय क्या करता है कि भाई अंत तक जाना चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, माइनॉरिटी भी नहीं छूटनी चाहिए। तो हायर कंसेप्ट है यूटिलिटेरियनिज्म, वेस्टर्न कंसेप्ट है, सर्वोदय इंडियन कंसेप्ट है, और इससे भी हायर फिर इसने पूछ लिया लोक संग्रह। तो अब आप कितना भी क्रिटिसाइज कर लो कोचिंग्स को, ये जो चीज सिखाने वाली चीज है, आपको उसके लिए गाइड चाहिए। यदि आप में क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिसिस की पावर है, दैट्स गुड। ये आज आपको डिसीजन लेना है कि आपको यार किसी का हाथ पकड़वाने की जरूरत है या फिर आप खुद से कर सकते हो ये सब चीजें। तो हमने यहाँ पे क्या किया, महात्मा गांधी द्वारा वर्णित सर्वोदय की अवधारणा किस प्रकार, तो ये यहाँ पे कहाँ पे था? अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन बैंक का पेज नंबर डालना भूल गया मैं, लेकिन आप कनेक्ट के क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड कर लो, बिल्कुल ऐप वगैरह पे पड़ा हुआ है, वहां पे ये डाल दो, सर्वोदय कंट्रोल ऑफ कर दो यूटिलिटिज्म, ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको। तो प्रशासन में इसकी प्रासंगिकता भी स्पष्ट कीजिए, वही है किसमें? प्रशासन के लिए प्रेरणा के रूप में, वही वाली बात हो गई। तो मैंने क्या किया, एग्जाम में 2 को कंपेयर करवा दिया प्रशासन के लिए, किस किस को? यूटिलिटिज्म, सर्वोदय को। एग्जामिनर एक और हायर चला गया, यूटिलिटिज्म सर्वोदय के साथ लोक संग्रह भी जोड़ दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अब 5 और जोड़ दे तो भी मैं कर दूंगा। मेरी डायरेक्शन तो मुझे पता चल गई थी टेस्ट सीरीज के टाइम पे। बस इतना ही रोल होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, और ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मेरा मानना है। आपका मानना कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। क्योंकि वही वाली चीज है कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला होगा, ये क्वेश्चन क्यों फ्रेम किया होगा, क्योंकि पास्ट के क्वेश्चंस को देखते हुए मुझे लग रहा है कि यार वो इंडियन फिलोसोफर्स और वेस्टर्न फिलोसोफर्स के कॉन्सेप्ट्स को कंपेयर करवा सकता है। वो सीधा सीधा ऐसे तो नहीं पूछेगा कि यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है, वो सीधा सीधा ऐसे तो नहीं पूछा था कि भाई सर्वोदय लोक संग्रह क्या होता है, ये पूछ चुका ओपन नहीं, ठीक है। तो वो कंपेयर ही करवाएगा चीजों को, तो कंपेयर, ठीक है, आप कंपेयर कर लेते हैं फटाफट से अपन। पहले तो एक एक लाइन में यूटिलिटिज्म, सर्वोदय, लोक संग्रह को परिभाषित कर दिया सिंपल सा। उसके बाद में अब इधर क्राइटेरिया दे दिया, ठीक है। तो शुरू में तो भाई 10 मार्क का क्वेश्चन थोड़ी भूमिका बांधते थे कि भाई यूटिलिटिज्म का ओरिजिन या थिंकर कौन है, जेरेमी बेंथम और जेएस मिल है, ये क्वांटिटेटिव यूटिलिज्म का, ये क्वालिटेटिव यूटिलिज्म का, ठीक है। इंडियन में महात्मा गांधी, जॉन रस्किन से इंस्पायर्ड थे, ठीक है। और लोक संग्रह का भगवत गीता वाले हो गया, और फिर लोकमान्य तिलक ने इनको यूज किया था। कोर प्रिंसिपल्स लिख दिया, ग्रेटेस्ट फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, इसमें क्या, वेलफेयर ऑफ ऑल, और इसमें भाई वेलफेयर के भी बियॉन्ड जाना है आपको, सेल्फलेसली काम करना है आपको, निष्काम कर्म वाला काम करना है, ठीक है। मोलिटी का प्रिंसिपल क्या है भाई, ये कॉन्सिक्वेंस लिस्ट है, आउटकम बेस्ड है, इसमें आउटकम पे डिपेंड करता है यूटिलिटिज्म में। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें भाई इगलिटेरियन समाज की स्थापना अपने को, समतावादी समाज की स्थापना अपने को करनी पड़ेगी, और ये निष्काम कर्म पे मोलिटी इसकी डिपेंड करती है। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या, मतलब स्कोप क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्लीकेशंस क्या हो सकती है, टूल्स क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या क्या यूज होते हैं, एग्जांपल्स एडमिनिस्ट्रेशन दे दिए, लिमिटेशंस दे दिए, क्या आप इतना कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। 10 मार्कर क्वेश्चन में भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, लेकिन डायरेक्शन आपकी ये रहनी चाहिए कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन में बता दिया कि यार जब मैं यूटिलिटेरियनिज्म की बात करता हूं तो मैं डेटा की बात करता हूं, मैं ग्रेटेस्ट फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर मैं अपनाना चाहता हूं, मैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करता हूं, कि मैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करता हूं। लेकिन जब मैं सर्वोदय की बात करता हूं, मैं सबका साथ सबका विकास की बात करता हूं, मैं अंत्योदय योजना की बात करूंगा वहां पे, कि मैं कोई भी भूखा न सोए उसकी बात करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं लास्ट रंग ऑफ द सोसाइटी पे जा रहा हूं, अंतिम जो बंदा है वहां पे, इंसान है, वो भूखा नहीं सोना चाहिए, उस पे जा रहा हूं। और जब मैं लोक संग्रह की बात करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मैं बियॉन्ड ड्यूटी जाऊंगा। ऐसा नहीं कि भाई मैंने कोई अंत्योदय फिर अन्नपूर्णा रसोई योजना की मेरी ड्यूटी थी वो खत्म करी, नहीं, मैं बियॉन्ड ड्यूटी भी उसमें जाऊंगा लोक संग्रह की स्थापना वो करने के लिए। तो गोइंग बियॉन्ड ड्यूटी, निष्काम कर्म में करूंगा, पब्लिक वेलफेयर की मैं बातें करूंगा, तब मैं उसके लिए क्या है, मिशन कर्मयोगी, इंटीग्रिटी, जब एथिक्स यदि घुसाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में तो वो लोक संग्रह का पार्ट हो जाता है ना। तो मिशन कर्मयोगी वाली बात हो गई। और कौन कौन सी है,
जैसे फॉर एग्जांपल ये जेके सोनी साहब ने चरण पादुका अभियान चलाया, कोई रूल रेगुलेशन में नहीं लिखा हुआ कि आप जाके चरण पादुका अभियान चलाओ, है ना। उन्होंने खुद के लिए निष्काम कर्म से करते हुए अपना समय निकाला, उन्होंने बहुत हेक्टिक लाइफ होती है आईएएस ऑफिसर्स की। उन्होंने उन्होंने रक्त कोष एक फाउंडेशन की स्थापना की, नेकी की दीवार बहुत सारे आईएएस ऑफिसर चलाते हैं कि भाई सर्दियों में गर्मियों में जो कपड़े वगैरह होते हैं उनके लिए, ना खाना वगैरह के लिए। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे यदि कोई काम कर रहा है तो आईएएस ऑफिसर, ये सब क्या है, लोक संग्रह का पार्ट होते हैं। ड्यूटी के बियॉन्ड जाके हम काम करते तो अब अगेन डायग्राम वाला याद करो, कलम वाला सेशन। क्या मैं इसमें कोई डायग्राम बना सकता हूँ कि हाँ, इंपोर्टेंस की यदि मैं बात करूँ तो हायरार्की में बना सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि भाई सबसे नीचे यूटिलिटेरियनिज्म हो गया जो कि एक वेस्टर्न कंसेप्ट है, फिर उसके बाद में गांधी जी वाला कंसेप्ट हो गया जो कि सर्वोदय है, और फिर भगवान श्री कृष्ण वाला कंसेप्ट हो गया लोक संग्रह वाला, ठीक है। ये इसका बढ़ती हुई इंपोर्टेंस या फिर बढ़ती हुई मोरलिटी के रूप में अपन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं, ये पढ़ लेना अलग अलग तरीके से कौन कौन सी स्कीम्स किसके अंदर आती है। स्कोप क्या है भाई, यूटिलिटेरियनिज्म उपयोगितावाद के अंदर भाई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करो मस्त तरीके से, पॉलिसी मैक्सिमम लोगों के लिए बनाओ। लेकिन यदि हम सर्वोदय की बात करें तो लेटर एंड स्पिरिट में भी आपको फॉलो करना है रूल्स एंड रेगुलेशन। और यदि निष्काम कर्म इसमें लोक संग्रह की बात करो तो भाई रूल्स रेगुलेशन के परे भी आपको जाके रात को भी उठ के किसी के लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली चीज होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्लीकेशन, यूटिलिटेरियनिज्म में क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखते हैं, इफिशियंसी देखते हैं, ये सब देखते हैं। इसमें क्या हुआ भाई, इक्विलिटी, इक्विटी, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन, ये सब देखते हैं। और इसमें क्या है भाई, मोरल इंटीग्रिटी देखते हैं। तो ये सब चीजें हैं, कंपेयर आप कर सकते हो। दो को अपने टेस्ट सीरीज में कंपेयर करवा दिया था, तीसरा आप कंपेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से वही है, कोचिंग आपको बस डायरेक्शन दे सकती है, पढ़ना आपको पड़ेगा, हम कंटेंट दे सकते हैं आपको, हम आपको हमारी जो जितना भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उससे हम आपको गाइड कर सकते हैं बस, ठीक है। डिसीजन आपको लेना है आगे, ठीक है। 9th हो गया, आगे चलते हैं। और जो अपना जो रिपमैक्स कोर्स आ रहा है इसमें और डिटेल में अपन पढ़ेंगे, क्योंकि अब सीधी सी बात है कि अब गेम सोचने समझने का, एनालिटिकल क्वेश्चंस को मसाला डालने का यही सब हो गया है। कंपेरेटिवली आपको बेटर करके आना पड़ेगा, ठीक है साहब। आगे चलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया कि भाई सिविलिटी के ऊपर मोरलिटी, मोरलिटी के ऊपर सिविलिटी रहती है, तो नेशनल लेवल पे आप सिविलिटी कैसे कैसे होती है, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे होती है, चारों पांचों लेवल पे आप कर दिया। और लास्ट में आपको कंक्लूजन दे दिया कि भाई सिविलिटी विदाउट मोरलिटी इज होलो पोलाइटनेस, बस विनम्रता है, खोखली विनम्रता है ना, यदि आप मोरलिटी नहीं है तो। और यदि मोरलिटी है लेकिन सिविलिटी नहीं है तो फिर इनफेक्टिव कम्युनिकेशन है। बहुत सारों का ईमानदारी का घमंड होता है, सत्यनिष्ठा का घमंड होता है। अब आप में सिविलिटी नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, आप ऐसे चौड़े होकर घूम रहे हो कि मैं तो करप्ट नहीं हूं, क्या काम की भाई वो मोरलिटी आपकी। आपको शिष्टाचार भी दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शिष्टाचार आप दिखाओगे तब जो जाके लोग आपसे जुड़ेंगे ना, तब जाके आपको हेल्प मांगेंगे, तब जाके आप लोगों की मदद कर पाओगे। नहीं तो ऐसी इंटीग्रिटी का क्या मतलब। आप में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी सब कुछ फॉलो करते हो आप तो, लेकिन आपके पास निकट कोई लोग आ ही नहीं, पर आप रूड हो, पोलाइट नहीं हो, आप सिविल नहीं हो, तो फिर क्या काम की ऐसी मोरलिटी। तो वो भी जरूरी है, तो वो इनफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। इमर्सन इंसाइड रिमाइंड अस दैट, इमर्सन क्यों ये क्या, क्योंकि उधर इमर्सन था तो आपने इंट्रो से लिंक कर दिया उसको। रिमाइंड अस दैट, ये भी एक तरीका है इंट्रो से लिंक करने का। इंट्रो कंक्लूजन बनाने के भी 6-7 तरीके बताए थे, इंट्रोडक्शन बनाने के भी 6-7 तरीके बताए थे, सारी चीजें काम आ रही है अपनी जो पढ़ी हुई है, ठीक है। आगे चलते साहब। हाउ कैन हेडोनिज्म बी पैराडॉक्सिकल, इसके लिए मैं अगेन माफी मांगता हूं आपसे कि अगेन हेडोनिज्म जब मैं नोट्स बना रहा था, पैराडॉक्सिकल वर्ड साफ साफ विकिपीडिया वगैरह पे पढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि यार ये फिर वो ट्रेडमिल इफेक्ट आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है आगे फिर, है ना। इग्नू में भी ये दिया हुआ है, तो मैंने सोचा कि यार फिर वो नोट्स बल्कि हो जाएंगे, तो मैंने छोड़ दिया। और कभी कभी होता ही है, तो ये तो होना भी चाहिए थोड़ा थोड़ा, तो नहीं तो फिर वो वाली बात होगी। तो आगे मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं जितने भी इग्नू के जितने भी टॉपिक है वो मैं कवर करूंगा। विकिपीडिया में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज लिखी है, क्योंकि अब देखो इसका पीवाईक्यू के एनालिसिस करने का मुझे फायदा ही यही हुआ ना कि मुझे अब पता है कि अब मुझे विकिपीडिया पेज हर टर्म का आना चाहिए। मुझे यूटिलिटेरियनिज्म का विकिपीडिया सर्च करके वहां पे जितने भी इंटरलिंक्ड पेजेस वो पढ़ने पड़ेंगे, मुझे हेडोनिज्म का विकिपीडिया पेज पूरा पढ़ना पड़ेगा, और जितनी भी टर्म्स लिखी हुई है सारी पढ़नी पड़ेगी। वो वाला काम मैं करूंगा। 23 सब्जेक्ट में सारा काम आप नहीं कर सकते, बिलीव मी, ठीक है। तो वो वाला काम हम लोग करेंगे। क्रिप्टोन से टेक्नोलॉजी में करेंगे, सोशियोलॉजी में दीपिका मैम करेंगी, सीमा में हमने काम शुरू कर दिया। अकाउंट ऑडिटिंग में फॉर्चुनेटली हमारे लगभग मैच हो गए, मैनेजमेंट में नहीं मैच हुए उतने, तो जहां पे मैच नहीं हुए वहां पे और हम काम करेंगे, है ना। मैनेजमेंट में शायद 13-14 नंबर के ही मैच हुए, है ना, क्योंकि वो मैनेजमेंट में वही एमबीए लेवल का पूछ रहा है, तो उन्होंने वो काम करना पड़ेगा, उनको एमबीए लेवल की भी आप पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं कि भाई हम मैनेजमेंट में 20 नंबर के पार्ट में 300 पेज के नोट देते, 320 पेज के नोट थे किसी कोचिंग के, मतलब नहीं है। हालांकि वहां से भी मैच नहीं हुआ 320 पेज से भी, लेकिन मतलब नहीं है ना, क्या मतलब है, ठीक है। तो वही नोट्स, वही 80-90-100 पेज के नोट्स देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे क्योंकि डायरेक्शन इन्हीं से लेते हैं हम, तो कोशिश करेंगे कि हम राइट डायरेक्शन मीट करें। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, कोशिश में कोई कमी नहीं रहेगी। खुद से या फिर किसी अन्य कोचिंग से आप यदि 20
परसेंट करके आते हो तो यहाँ से 40% ही करके आओगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। एब्सोल्यूट में गारंटी कभी नहीं लूंगा क्योंकि वो तो कहीं से भी बना सकता है पेपर, तो उसकी गारंटी, लेकिन कंपेरेटिवली आप बेटर करके आओगे। और रैंक कंपेरेटिव से ही तो आती है, एब्सोल्यूट मार्क्स से रैंक थोड़ा ना आती है, कट ऑफ तो कंपेरेटिव तो होती है। ठीक है साहब। तो ये क्या था भाई, पैराडॉक्स। ये तो आसान था वैसे तो क्वेश्चन तो, कि पैराडॉक्स क्या था है। अच्छा, इसको फिर आपको इंटरलिंक करना है इंडियन कॉन्सेप्ट से। जैसे इंडियन में काम जो कॉन्सेप्ट है, जो काम वासना वगैरह होती है, वो यही तो है पैराडॉक्स ऑफ एडमिशन भाई। सुखवाद है, चारुका है, ये सब है। तो काम क्या होता है, जितना काम में आप लिप्त होगे, जितना आप शराब पियोगे, जितना आप काम वासना में लिप्त होगे, जितनी भी एडोनिस्टिक टेंडेंसी है, उतना ही आपको इसका एक ग्रे मैटर वाला भी आप साइंस से भी लिंक कर सकते हो। कि उससे अलावा आप इसमें क्या नाम है, आजकल ये सोशल मीडिया वगैरह का चल रहा है ना, कि रील स्क्रॉलिंग हो गई तो उससे दिमाग में ग्रे मैटर कम हो जाता है। उसके अलावा डोपामीन जो रिलीज होता है, जैसे आप पोर्न देख रहे हो मान लो, या पोर्न के आदी हो गए तो आपको हायर लेवल ऑफ पोर्न चाहिए होगी, ज्यादा ड्यूरेशन वाली पोर्न आपको देखनी पड़ेगी उसी लेवल का सुख प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अब डोपामीन आपका रिलीज होना कम हो गया है, अब आपको हायर सुख चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है, ये पैराडॉक्सिकल है कि जितना ज्यादा आप सुख के पीछे भागोगे उतने ही ज्यादा आप बेचैन हो जाओगे, उतने ही ज्यादा आप दुखी हो जाओगे। पैराडॉक्स यही तो होता है। ठीक है, तो इसको दिमाग लगा के किया जा सकता था, लेकिन अगेन मैं क्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि फिर आप बोलोगे कि भाई अभी तो तू कर लेगा क्लेम। हालांकि जैसे मैं एग्जाम में करके आता इसको, क्योंकि पैराडॉक्स विरोधाभासी यही है, सुख विरोधाभासी क्यों है, तो ये तो करके आता इसीलिए मैं। अच्छा, एक चीज और बताऊं, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि भाई करेक्ट वाले बोलते हैं कि 5 और 10 को मत छोड़ो। मत छोड़ो, क्यों मत छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप थोड़ा पुश करोगे अपने आप को। हमारा काम आपको पुश करना है, कि मैं इसलिए 100% के लिए बोलता हूँ कि भाई मैं 100% के लिए बोलूंगा, तब जाके आप 60-70% में पुश करोगे दिमाग को। और यहाँ पे आप विरोधाभास चीजें लिख दोगे, एडोनिज्म के बारे में थोड़ा लिख दिया कि कहां से आया, चारोका के बारे में लिख दिया, और विरोधाभास कैसे ये थोड़ा सा लिख दिया, तो 5 नंबर में से 1 नंबर आने की आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, और 1 नंबर इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए ऐसे पेपर में, तो इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करता हूं आपको। ठीक है, तो एडोनिज्म पैराडॉक्सिकल हो ही गया। ठीक है साहब, तो इसमें चारों का हो गया, हेनरी सिडविक का था पैराडॉक्स, ये कॉइन किसने दी थी। अब ये आपने लिख दिया तो मतलब आपको असली आंसर करना आता है। यहाँ पे ये पढ़ने के बाद में, हेनरी सिडविक पढ़ने के बाद में, मतलब आपने सच में पढ़ाई की है एडोनिज्म पैराडॉक्स की, और इसके बाद में उसका माइंडसेट अच्छा हो जाएगा और वो आपको ज्यादा मार्क्स देगा, वो आपको 2.5-3 मार्क्स देगा या 2-2.5 मार्क्स देगा। ठीक है, तो ओनली दोज आर हैप्पी हु डू नॉट फोकस ऑन हैप्पीनेस, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था ये। ठीक है, इन हिंदू धर्म कंसेप्ट ऑफ काम, हेडोनिज्म के, पैराडॉक्स के, गांधी, एरिस्टोटल, ये सब क्या है, मसाला है ये। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड, ये वही है, बिल्कुल नोट से किया जा सकता है। गुड अच्छे से बताया था, गुड कैसे कैसे डिफाइंड है, सोक्रेटिस के हिसाब से गुड क्या है, गीता के हिसाब से गुड क्या है, एरिस्टोटल, प्लेटो, इन सब के हिसाब से गुड क्या है, विवेकानंद, ये सारे आपने डिस्कस किया था। हाउ शेल योर आइडिया ऑफ गुड हेल्प स्ट्रक्चर गुड एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है, एनालिटिकल पार्ट है, ये सोचना अपन अच्छे सीख लिया। गुड एडमिनिस्ट्रेशन देखो, तोड़ो ब्रेक करो पहले तो। गुड एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज होती है वो गुड एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, उसको आपको किससे, गुड से कनेक्ट करना है। और मेरा वाला गुड क्या है, तो बस वही है कंपैरेटिव स्टडी। या तो आप ऐसे टेबल बना दो कि एक तरफ लिख दिया कि भाई माय आइडिया ऑफ गुड क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी वाली हो गई, फेयरनेस जस्टिस हो गई, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी हो गई, कंपैशन एम्पैथी हो गई, इफिशिएंसी हो गई, ये क्या है, ये मसाला है, वैल्यूज है, 35 वैल्यूज। एक तरफ वैल्यूज लिखो, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशन लिखो, हो गया सोल्व। क्योंकि ये तो मेरा पार्ट है ना, इसमें मैं ये थोड़ा ना लिख सकता हूँ कि आपका आंसर गलत है। मेरा आइडिया पूछा है उसने कि मेरे हिसाब से गुड क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से जितनी भी वैल्यूज है एडमिनिस्ट्रेशन की वो गुड है, और फिर मैंने बाकी चीजें उनको लिंक कर दिया। और एग्जांपल तो मुझे देना ही है, चाहे सत्येंद्र दुबे सर का हो, अशोक खेमका सर का हो, टी एन शेषन सर का हो, श्री पी मणिवन्नन, ये सब मैंने अभी नहीं लिखे, ये सारे एग्जांपल्स अपने नोट्स में हैं, उनका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, पी नरहरि साहब का एग्जांपल, प्रशांत नेर साहब का एग्जांपल, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में ई श्रीधरन साहब, आर्मस्ट्रांग पोएम का एग्जांपल, ये सब चीजें अपन ने नोट्स में कवर करवाई, तो आप उनका एग्जांपल ले सकते हो। तो ऐसे कर लो आप इसको, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, वही एक ही बात है कि भाई मेरे हिसाब से क्वालिटी जो है वो गुड है, तो क्वालिटी ये पी, वही है, सेम आंसर है, बस एक या तो टेबल फॉर्मेट में कर लो या ऐसे कर लो। ठीक है, तो किरण बेदी मैम का कर लिया। वैल्यूज ऑफ अडेप्टेबिलिटी एंड टीनेसिटी इन सिविल सर्विस, मतलब वही वैल्यूज है, गुड क्या है, वैल्यूज ही तो है, तो उन्हीं को आपको एडमिनिस्ट्रेशन लिंक करना था। आसान क्वेश्चन था ये, आसान इसलिए बोलूंगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपने बहुत प्रैक्टिस किए हुए टेस्ट सीरीज में। ठीक है, ठीक है साहब, आगे चलते हैं। ये कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया। लास्ट क्वेश्चन अपना बचा है, टाइम कितना हो गया, 58। हाउ इज द आइडिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कंसिस्टेंट विद द आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी एज एन एंड। अब सबसे पहले तो ह्यूमैनिटी एज एन एंड कहां पे पढ़ा है अपने, कांट में पढ़ा है। ठीक है, ये तो अपने नोट्स में भी है, कांट जब हम पढ़ते हैं इमानुएल कांट को, तो यहाँ पे ह्यूमैनिटी एज एन एंड, एक मिनट में बता देता हूँ आपको।
ये रहे इमानुएल कांट, ठीक है। तो इनका ये रहा ह्यूमैनिटी एज एन एंड, कहाँ गया, ह्यूमन बीइंग एज एन एंड। जैसे ही अपने को कांट का कंसेप्ट पता लग गया ह्यूमन बीइंग एज एन एंड, अब अपन इस आंसर को अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वही इमानुएल कांट को पहली लाइन में लिख दो। क्यों? क्योंकि आपने सोर्स दे दिया, आपने ऑथेंटिकेट कर दिया कि ये कंसेप्ट मैंने पढ़ा हुआ है, तू भाई मेरे पे विश्वास कर सकता है, ये मैं तुक्के नहीं मार रहा। जब एनालिटिकल पेपर आता है, टफ पेपर आता है, तो आपको ऑथेंटिकेट करना है, ठीक है। तो इमानुएल कांट साहब का दे दिया, अब उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या, अब वही अगेन ब्रेक 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 एंड देन कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। तो हाउ इज द आइडिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कंसिस्टेंट विद द आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड एनालाइज इन द पर्सपेक्टिव ऑफ वेलफेयर स्टेट। क्या ह्यूमन रिसोर्सेज को वेलफेयर स्टेट से कनेक्ट करना है और बीच में ह्यूमैनिटीज एंड एंड है, तो ठीक है, ये इधर तो वेलफेयर स्टेट लिख दिया और ह्यूमन रिसोर्स ट्रीटेड एजेंट कि भाई जो पुलिस स्टेट होती है, जो उपनिवेशवाद होता है, उसमें क्या होता है, जो अफ्रीकन थे, इंडियंस थे, वो सिर्फ एक साधन थे, क्या कमाने के लिए, कैपिटलिस्ट, पैसा कमाने के लिए, सुख को भोगने के लिए, हम लोग उनके लिए एक साधन थे सिर्फ। लेकिन ये जो ह्यूमैनिटी एज एंड का कंसेप्ट है, कांट का जो कंसेप्ट है, वो बोलता है कि नहीं, हर एक इंसान, चाहे वो आपके उपनिवेश उसके अंदर ही हो, वो उनकी एक थ्योरी थी ना कि भाई हम जो गोरे हैं उन पे सारा बर्डन आ रखा है। क्या थ्योरी था, मैं नाम भूल गया उस थ्योरी का। बर्डन मतलब कि जो रेशियल बर्डन आ रखा है कि हम जो गोरे लोग हैं उन पे जिम्मेदारी है उस पूरे संसार को सुख देने की, पूरे संसार की जिम्मेदारी संभालने की, है ना। क्या बोल गया, व्हाइट मैन्स बर्डन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये वो करते थे और इसके पीछे वो क्या करते थे, एक्सप्लॉइटेशन करते थे, इसीलिए तो पुलिस स्टेट का जन्म हुआ। तो उसके एवज में हमने वेलफेयर स्टेट का जन्म लिया, किससे, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, फ्रीडम पाके। तो फुलफिलिंग द बेसिक नीड्स, तो सबसे पहले तो भाई यदि ह्यूमन रिसोर्सेज का अपने को अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है, तो जो मैस्लोज हायरार्की की जो बेसिक नीड्स होती है, सबसे नीचे वाली, डायग्राम भी बना सकते हो, रोटी कपड़ा मकान सिक्योरिटी, ये सब तो दो उनको। तो ये होगी इंदिरा रसोई योजना, अपन वेलफेयर स्टेट में, हमारा जो कंट्री है वो वेलफेयर स्टेट है, हमारा जो नेशन है वो, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट हो गए, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट हो गए, है ना, ये सारी चीजें। अब ये सब, अच्छा ये सब चीजें क्या मैं आंसर में कहीं से लिख रहा हूं, ये सब भी अपने आंसर में, सिविल राइट्स एक्ट, है ना, मसाला पूरा मिलेगा आपको, सिविल राइट्स एक्ट, ये रहा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, है ना। यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी, किसका यूज है ये, ह्यूमन बीइंग एजेंट का, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने लिखी हुई है, सिविल राइट्स एक्ट हो गया। वैल्यू सिस्टम को, भाई ह्यूमैनिटी को यदि अपने को एज एन एंड ट्रीट करना है, तो हर इंसान का वैल्यू सिस्टम को अपने को डेवलप करना पड़ेगा। तो इक्वलिटी वैल्यू सिस्टम, कैसे इक्वलिटी डिसाइड होती है, आर्टिकल 15, 16, 17 से। वेलफेयर स्टेट में इक्वलिटी ऐसे डिसाइड होती है। डिग्निटी कैसे डिसाइड होती है, राइट टू प्राइवेसी एंड बॉडीली ऑटोनॉमी, है ना, ये इंटीग्रल है डिग्निटी का। भाई मेरी प्राइवेसी बहुत जरूरी है डिग्निटी के लिए, तो ये सब हम इंश्योर करते हैं फंडामेंटल राइट के द्वारा। फिजिकल एनर्जी में हो गया, जैसे नरेगा वगैरह का हो गया। राइट टू वर्क, है ना, ये वेलफेयर स्टेट का है। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, ये सारी चीजें क्या है, ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन बीइंग एज एन एंड ट्रीट किया गया है ना। वो क्या है, मैंने एक वर्ड बहुत बार यूज किया था जब आपको पढ़ा था, कि हमें जो सिटीजन्स है उनको वी शुड यूज देम एज ए, we should never use them as an object of charity rather than subjects of right। वो अधिकारों के पक्ष, वो है, हकदार है, उनको हम कोई भीख नहीं दे रहे, उनको कोई ये स्कीम्स देके हम नरेगा में काम करवाके उनको भीख नहीं दे रहे, वो हमारे देश के सिटीजन है, हम उनको एज एन एंड ट्रीट करते हैं, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट है, तो हम उनका राइट है वर्क का, राइट टू वर्क, इसीलिए बोलते हैं मनरेगा को, ठीक है। तो एथिकल इकोनॉमी के पैरामीटर्स में हो गया, तो ये सब इसके तो इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट हमें करना पड़ेगा, एजुकेशन हमें देनी पड़ेगी, हेल्थ हमें देना पड़ेगा, वेलफेयर स्टेट का ये तो काम होता है। तो एनईपी लिख दो आप, राइट टू एजुकेशन लिख दो, आरटीई, है ना, और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आरटीआई लिख दो आप, है ना, माई गवर्नमेंट एफ सीपी ग्राम और जनसंपर्क पोर्टल, ये सब, ताकि पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस हो, तभी तो ह्यूमन बीइंग एज एन एंड ट्रीट होगा, ह्यूमन के जो पूरे जो पोटेंशियल है, तभी तो वो हो पाएगा। भाई जो उपनिवेश है, जो पुलिस स्टेट है, उसमें तो वो कोई ओपिनियन नहीं लेते थे, कोई डिस्कस नहीं करते थे, वो तो जितने भी कानून बनाए थे वो सप्रेशन के लिए बनाए थे, राज करने के लिए बनाए थे। लेकिन हम तो क्या करते, जनसंपर्क पोर्टल हम बनाते, माई गवर्नमेंट ऐप बनाते, हम उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको एज एन एंड मानते हैं, उनको किसी चीज के लिए मीन्स नहीं मानते, ठीक है। तो ये सब चीजें अपन कोर्स में और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, और ये सब चीजें लिखनी थी। इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं था ये, बट वो ये सोचना था एग्जाम में, इतना अच्छा आप आंसर नहीं लिखोगे, लेकिन फिर भी आप उस आंसर के आसपास पहुंच सकते हो, ठीक है साहब। तो थैंक यू सो मच इतनी देर सुनने के लिए मुझे। और अपने रिपा मैक्स, रिपा एडवांस, रिपा लाइट वगैरह आ रहे हैं 1 जुलाई से, तो वो आप पे है पूरा डिसीजन। यदि आपको लगता है कि हाँ 6-7 महीने आप सही हाथों में होगे,
इस तरीके से हमारा लगभग अभी क्रिप्टोन सर आपको एक ब्रीफ दे देंगे सारे पीवाईक्यूज का, लगभग चीजें मैच हुई है। अब बाकी अब वो बार बार क्लेम क्या ही करें, बट सही डायरेक्शन में अपन, टेंशन मत लो आप, है ना। रिसर्च कर रहे हैं अच्छे से, क्वालिफाइड लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं। वी आर हियर बाय चॉइस नॉट बाय चांस। हम बाकी धंधे भी कर सकते हैं पैसा और बिल्कुल पैसा कमाना है। अभी अपन ने देखा ना कि पैसा कमाना कोई गलत काम नहीं है, बट लेजिटिमेट मीन से पैसा कमाना है। फीस भले ही 5 लाख रखो, लेकिन बच्चे को ये फील आनी चाहिए कि भाई वर्थ इट था 5 लाख। आप 5,000 रुपए भी, अरे 500 रुपए भी किसी से ले रहे हो और आप यदि क्लासेस टाइम पे नहीं लगा रहे हो और मेहनत नहीं कर रहे हो, तो 500 रुपए भी वेस्ट है, 500 रुपए भी चोरी है। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है, इस पे हम चलेंगे। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। और तो क्या ही बताऊं, अब इतना ही था, बाकी इसको खींचने से क्या ही फायदा है ना। मिलते हैं अपन 1-2 दिन में। मैं आज 27 तारीख होगी, 28-29 को मैं शेड्यूल जारी कर दूंगा और फिर अपन 7 महीने अच्छे से मिलकर तैयारी करते हैं। प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड तैयारी करेंगे अपन। प्री अपन क्वेश्चन बैंक के थ्रू कर लेंगे और मेंस अपन पूरा टेस्ट सीरीज के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू, डेली टारगेट्स के थ्रू, 30 बच्चों को एक मेंटर असाइन करके हम ट्रैकिंग भी करेंगे। इस बार गूगल मीट्स होगी ताकि आपका चेहरा भी अपने मेंटर को दिखे। 7 दिन में एक गूगल मीट होगी, आप जानो मेंटर को, आप अपने दोस्तों को जानो, ग्रुप्स आप अपने बना सकते हो इस तरीके से, ताकि क्योंकि ये जो 7 महीने का पीरियड है ना, जब एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी नहीं होती ना, तो आपको हम क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो हम है आपके लिए, वो एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, है ना। हम पुश करने के लिए आपको रेडी है। ओके जी, बाय बाय। आज तो वो स्लाइड है नहीं, तो मैं खुद से ही बोल देता हूँ, रेस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग। जितनी रेस्पेक्ट कर सकते हो उतनी करो। क्या ही लाए थे, क्या ही लेके जाएंगे। और तो क्या है, अच्छा अच्छा हेल्दी खाना खाओ, वेट का ध्यान रखो, मतलब मैं थोड़ा बड़ा हुआ है अभी, तो बाहर का खाना मत खाओ, एक्सरसाइज वगैरह करते रहो और घर वालों के संपर्क में रहो, दोस्तों के संपर्क में रहो। आरएस तो बन जाएंगे, लेकिन मैंने बहुत ऐसे ऐसे आरएस देखे हैं जो बहुत दुखी जीवन जी रहे हैं। हमें ढंग का आरएस बनना है, ढंग का एसडीएम बनना है, ढंग का आरपीएस ऑफिसर बनना है, ढंग का तहसीलदार, अकाउंट सर्विस, जो भी जेसीटी जो भी है, खुश रहना है लाइफ में, सीधी सी बात ये है। ठीक है, यदि ये डिस्कशन वगैरह अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। आपके कुछ और डाउट्स हो कोर्स को लेके, इस डिस्कशन को लेके, तो आप कमेंट भी कर सकते हो, आप हमें क्रिटिसाइज भी कर सकते हो। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि हमें सीखने को मिलता है। माइंडलेस क्रिटिसिज्म को हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि द्वेष भावना से आप क्रिटिसाइज करोगे तो उसका तो कोई इलाज है नहीं, है ना। बाकी आप लॉजिकल कोई बात बोलोगे तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको उसमें सुधार भी करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।